This is R.K. Shukla, ex-faculty of LN as well as Akas, and nowadays at नीट विनायक यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक खास टॉपिक के बारे में। एनसीईआरटी का खास टॉपिक मूवमेंट एंड लोकोमोशन, जिसमें आमतौर पर दो क्वेश्चन आते ही हैं। उस टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। हमारा सारा डिस्कशन एनसीईआरटी बेस होगा और एक ही लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए यहां से हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन, इस टॉपिक में कौन कौन से कंटेंट हैं जिनको हमें पढ़ने की जरूरत है और इसके कौन कौन से कंटेंट हमें तैयार करना चाहिए। स्क्रीन पर इसके सारे कंटेंट आपके सामने हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन पर सारे कंटेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 11th एनसीईआरटी का, याद रखना 11th एनसीईआरटी का ये 20th टॉपिक है और इसमें पहला हेडिंग है टाइप ऑफ मूवमेंट। ये इसका पहला हेडिंग है। सेकंड हेडिंग है 20.2 मसल्स। ठीक है। तीसरा हेडिंग है स्केलेटल सिस्टम। चौथा हेडिंग है ज्वाइंट और इसका लास्ट हेडिंग है डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। ठीक है बच्चों, अब एक बात मैं इसमें आपको पहले ही बता दूं कि इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो कहां से आते हैं? ज्वाइंट, और ज्वाइंट के अलावा डिसऑर्डर, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और ये जो एनसीईआरटी का पहला कंटेंट है टाइप ऑफ मूवमेंट वगैरह, इसमें से क्वेश्चन आमतौर पर नहीं आते। स्केलेटल सिस्टम में से भी आमतौर पर क्वेश्चन नहीं आते। कभी सभी मसल्स में से, खास तौर से स्केलेटल मसल्स में से क्वेश्चन कभी कभी इसमें आ जाते हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो एनसीईआरटी के सीक्वेंस में हम लोग बात करेंगे। अब इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है मूवमेंट इन ऑर्गेनिज्म, जो एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, मूवमेंट इन ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग यहां डिस्कशन करेंगे। देखो, इसमें एक फॉर्मूला मैंने दिया है, पीसीटी फेल। पीसीटी का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। अगर ये फेल हो जाएगा तो याद रखना पूरा एक्सक्रीशन फेल हो जाएगा, क्योंकि एक्सक्रीशन का जो सबसे मेन पार्ट है वो क्या है? वो पीसीटी है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है। तो देखो यहां पर पी का मतलब क्या है? स्यूडोपोडिया। और स्यूडोपोडिया किसका लोकोमोटरी ऑर्गन है? ये अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म में होता है। और साइटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्म के स्ट्रीमिंग में मतलब साइटोप्लाज्म के मूवमेंट में ये पार्टिसिपेट करता है। साइटोप्लाज्म के मूवमेंट में ये पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? सिलिया। सिलिया किसमें होता है? ये पैरामीशियम में होता है। हमारी बॉडी में भी कई जगह सिलिएटेड एपिथेलियम है, जैसे फैलोपियन ट्यूब में है, और उसके अलावा ब्रोंक्यूल्स में है ट्रेकिया। फिर तीसरा हमने लिया टेंटिकल्स। ये याद रखना, ये तीसरा टेंटिकल्स। और टेंटिकल किसमें पाए जाते हैं? दीज आर फाउंड इन हाइड्रा। अगर मैं टेंटिकल की बात करूं तो टेंटिकल कहां होता है? ये हाइड्रा के अंदर होता है। और उसके बाद एफ। एफ का मतलब क्या है? फ्लैजिलर मूवमेंट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? यूग्लिना। इट इज ऑल्सो अ प्रोटिस्ट। पहले हम यूग्लिना को फाइलम प्रोटोजोआ में रखते थे और आजकल हम इसको कहाँ रखते हैं? आजकल हम इसको प्रोटिस्ट में रखते हैं, ये बात याद रखना। और पैरामीशियम को भी किसमें कहाँ रखते हैं? प्रोटिस्ट में रखते हैं। और अमीबा को भी कहाँ रखते हैं? प्रोटिस्टा में रखते हैं। मतलब ये मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म में जो मेनली हमने डिस्कशन किया है वो किसका किया है? मूवमेंट इन प्रोटिस्टा। इस बात को याद रखना। यहां पर हम किसके मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं? यहां पर हम प्रोटिस्टा के मूवमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं।
ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, एनसीईआरटी की लाइन है, फ्लैजिलर मूवमेंट हेल्प इन द swimming of spermatozoa, maintenance of water current in canal system of sponges, and in the locomotion of protozoan like यूग्लिना। बिल्कुल पक्की बात है, फ्लैजिला यूग्लिना में तो होता ही है, उसके अलावा स्पर्म के अंदर भी ये होता है। और अगर आप फाइलम पॉरीफेरा, अगर आप स्पॉन्जेस की बात करते हो, मतलब फाइलम पॉरीफेरा की अगर आप बात करते हो, तो याद रखना फाइलम पॉरीफेरा में ये कैनाल सिस्टम में जो कोएनोसाइट सेल हैं, इसमें जो कोएनोसाइट सेल है उसमें भी फ्लैजिला होता है, इस बात को याद रखना, जिन्हें हम कॉलर सेल भी कहते हैं और फ्लैजिलेटेड सेल भी कहते हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे मूवमेंट एंड लोकोमोशन इन ह्यूमन बीइंग। ये बिल्कुल एनसीईआरटी के सीक्वेंस में हम लोग यहाँ बढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले बात करें किसके बारे में, मूवमेंट के बारे में, और मूवमेंट के बाद हम बात करेंगे लोकोमोशन के बारे में। अब बच्चों यहाँ पे एक दो बातें हैं जो मूवमेंट और लोकोमोशन के बारे में हमें समझना चाहिए। देखो, आप एक ही पोजीशन पर बैठे हो, आपके बॉडी ऑर्गन में मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि आपने हाथ को यूं हिला दिया या आपने पलकों को झपका दिया, या अब कैसा भी, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा जो माउथ है उसमें क्या हो रहा है, उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है, लेकिन मैं अपनी जगह पर बैठा हुआ हूं, मेरी जगह नहीं बदल रही है। मतलब मेरी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट यहां पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। गॉट इट माय पॉइंट? तो अगर ऐसा बॉडी ऑर्गन की पोजीशन में चेंज हो रहा है विदाउट डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसा चेंज क्या कहलाता है, मूवमेंट। लेकिन अगर बॉडी ऑर्गन में चेंज के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी हो जाए, मतलब मेरी पोजीशन भी बदल जाए, मैं इस कमरे से उठकर दूसरे कमरे में चला जाऊं, गॉट इट माय पॉइंट बच्चों, बात समझ में आ रही है? मैं इस कमरे से उठकर दूसरे कमरे में चला जाऊं, तो ऐसा मूवमेंट क्या कहलाएगा, वो लोकोमोशन कहलाएगा। इसका मतलब जितने भी लोकोमोशन है वो मूवमेंट है, लेकिन सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस बारे में। इसको हम यहां समझने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये किस तरह का मूवमेंट है, इसको हम जरा समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये तमाम सारी बातें यहाँ पे सामने आ रही। तो पहला मूवमेंट हुआ और दूसरा क्या हुआ, लोकोमोशन। अब मूवमेंट का डेफिनेशन क्या है, चेंज इन पोजीशन विदाउट डिस्प्लेसमेंट, जबकि लोकोमोशन का क्या है, चेंज इन पोजीशन विद डिस्प्लेसमेंट। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मूवमेंट का, मूवमेंट ऑफ आईलिड, टंग, जॉ एंड लिम्ब। ठीक है, और लोकोमोशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फ्लाइंग, क्लाइंबिंग, रनिंग एंड स्विमिंग, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे बात कर लें, अभी जो हमने पढ़ा उसको समराइज कर लें थोड़ा सा। देखो, हमने बात किया सिलिया के बारे में। सिलिया किसमें है, पैरामीशियम में। क्या करता है, मूवमेंट ऑफ बॉडी थ्रू साइटोफेरिंग्स और लोकोमोशन भी करता है। ये साइटोफेरिंग्स में जो इसका मूवमेंट है, ये फीडिंग में इसको सहायता करता है। फिर टेंटिकल की अगर मैं बात करूं, टेंटिकल किसमें है, हाइड्रा में, और ये क्या काम करता है, कैप्चरिंग ऑफ प्रे एंड लोकोमोशन, ये दोनों काम ये करने का यहाँ पे करता है। तीसरा क्या हो जाएगा, लिम्ब, और लिम्ब किस में पाया जाता है, ह्यूमन बीइंग में, और इसका काम क्या है, चेंज इन द बॉडी पोस्चर एंड लोकोमोशन एज वेल। पैर बॉडी पोस्चर में, बॉडी पोस्चर को चेंज भी करते हैं हम, इसमें पैर भी आ जाते हैं, लिम्ब में हाथ भी आ जाते हैं। अब ये बॉडी पोस्चर को बदलने का काम भी करते हैं, और बॉडी पोस्चर को बदलने के अलावा लोकोमोशन का भी काम करते हैं। ये सारी एनसीईआरटी की लाइन है, जैसे ध्यान से देखो, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट but all movement are not locomotion. फिर method of locomotion performed by animal vary with their habitat। ये दो फैक्टर यहाँ पे याद रखना, एक habitat और दूसरा डिमांड ऑफ द सिचुएशन। उसकी सिचुएशन क्या है, तो याद रखना ये habitat
एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन, हाई डेफिनेशन, ये दो चीज मिलकर मूवमेंट का तरीका तय करते हैं, लोकोमोशन का तरीका तय करते हैं। ठीक है, फिर देखो, हाउ एवर लोकोमोशन इज जनरली फॉर सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, मेटिंग, suitable breeding ground and favorable climatic condition, or to escape from the enemy or predator। इन चीजों के चलते मूवमेंट आमतौर पर होता है, इस बात को दिमाग में सेट करके रखना है। ठीक है, फिर यहां पर थोड़ा सा सेपरेटली बात कर रहे हैं एमीवॉइड मूवमेंट के बारे में। ठीक है, तो देखो, सम स्पेशलाइज्ड सेल इन आवर बॉडी लाइक मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट, दोनों ही कैसा है, फैगोसाइटिक सेल है। यहां पर हम कौन कौन से, ल्यूकोसाइट का मतलब क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, और हम यहां पर कौन कौन से डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं, याद रखना, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी जो 3 टाइप का है वो फैगोसाइटिक नहीं होता, तो ये इनका इस्तेमाल करता है। एमीबॉइड मूवमेंट इसमें होता है। फैगोसाइटोसिस का जो मैकेनिज्म है, जो पैटर्न है, वही एमीबॉइड मूवमेंट। दूसरा क्या है, इट इज अफेक्टेड बाय स्यूडोपोडिया। ये बेटा क्या करता है, जैसे ये अमीबा है तो इसमें एक हार्ड इस तरह का प्रोसेस बन जाता है, जिस साइड में मूवमेंट करना होता है वहां बन जाता है, और ये हार्ड प्रोसेस क्या कहलाता है, सूडोपोडिया। बनता कैसा है, साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग से। ठीक है, फॉर्म्ड बाय द, मतलब पोस्टीरियर एंड का अधिकांश साइटोप्लाज्म यहाँ एंटीरियर एंड पर जाएगा, जिससे ये हार्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म एज इन अमीबा, साइटोस्केलेटल एलिमेंट लाइक माइक्रोफ्लामेंट आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन अमीबॉइड मूवमेंट। ये भी अमीबॉइड मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, साइटोस्केलेटल कंटेंट जो है, जैसे माइक्रोफ्लामेंट। फिर थोड़ा सा बात कर लें सिलियरी मूवमेंट के बारे में। बेटा ये सारी एनसीईआरटी की लाइन है, सभी पर क्वेश्चन आने की संभावना, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। थोड़ा सा फॉन्ट साइज मैंने यहां बढ़ा दिया है। ठीक है, अब इसमें पहला पॉइंट देखो, occurs in most of our internal tubular organ which lined by ciliated epithelium। अब ciliated epithelium का हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, फेसबुक। अगर एनसीईआरटी में बात करोगे तो फैलोपियन ट्यूब और ब्रोंकियोल्स, तो ये फॉर्मूला यहां पे याद रखना। इसका हमारा फॉर्मूला क्या है, फेसबुक। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सिलिया in the trachea help in removing dust particle and some of the foreign substances inhaled along with the atmospheric air। ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया के अंदर क्या है, सिलिया है, और जो इनहेल्ड एयर है अगर उसके साथ डस्ट पार्टिकल है तो वो यहाँ सिलिया पे फंस जाएगा। तो इसको यहाँ से इनहेल्ड एयर से रिमूव करने का काम कौन करता है, ट्रेकिया का सिलिया। ठीक है, अब देखो, पैसेज ऑफ ओवा थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द सिलियरी मूवमेंट। मतलब क्या है, देखो बेटा, ओवम कहाँ बन, सेकेंडरी साइट कहाँ बनता है, ओवरी में बनता है। ओवरी के बाद कहाँ जाता है, सीलोमिक स्पेस में जाता है। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब में जाता है। फिर फैलोपियन ट्यूब के बाद कहाँ जाता है, यूटेरस में जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब में इसका जो मूवमेंट होता है खास तौर से वो किसके द्वारा होता है, उस सिलिया के द्वारा होता है। ठीक है, चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ मस्कुलर मूवमेंट में, जो मेनली हमें पढ़ना है, हमारी स्टडी का सेंटर क्या है, मस्कुलर मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ आवर लिम्ब, जॉ, टंग एक्सेट्रा रिकॉग्नाइज एज मस्कुलर मूवमेंट। इसको हम क्या मानते हैं, मस्कुलर मूवमेंट मानते हैं। कौन सी मसल से होता है, याद रखना, ये स्केलेटल मसल से ये परफॉर्म होता है। ठीक है, the contractile property of muscles are effectively used for locomotion and other movement by human being and majority of multicellular organism। ठीक है,
तो जितने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, काफी सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मसल्स होता है। सबसे पहले किसमें होता है? सबसे पहले मसल्स फाइलम एस्केहेलमिन्थीज में होता है। एस्केहेलमिन्थीज के पहले मसल्स नहीं है, हालांकि सिलेंट्रिटा में मसल सेल है। मसल सबसे पहले किसमें? एस्केहेलमिन्थीज में। तो यहां पर जो बॉडी का मूवमेंट होता है वो कौन करता है? मसल्स करता है। Locomotion require a perfect coordinated activity of muscular, skeletal and neural system। बेटा ये बात याद रखना, इस बात को याद रखना, ये तीन सिस्टम हैं। जब ये तीनों सिस्टम मिलकर काम करते हैं, कौन सा सिस्टम? स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम। जब ये तीनों सिस्टम एक साथ मिलकर काम करते हैं, कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, तभी जो है मूवमेंट होता है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है कि इन तीनों का कोऑर्डिनेशन मूवमेंट के लिए अनिवार्य है। अब आ जाओ मसल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। इट इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। मसल्स का ओरिजिन कैसा होता है? मेसोडर्मल होता है। About 40-50% of our body weight of a human adult is contributed by muscles। हमारा 40-50% वेट किससे बनता है? मसल से। तीसरा पॉइंट, दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टी लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ये स्पेसिफिक कैरेक्टर किसमें होता है? ये स्पेसिफिक कैरेक्टर याद रखना, ये मसल्स में होता है। ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है विच इज फाउंड इन मसल्स। अब आ जाओ टाइप ऑफ मसल्स। मसल्स हैज बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया, नेमली लोकेशन, appearance and nature of regulation of their activity based on their location, based on। तो इन तमाम सारी चीजों के बेस पर मसल्स को हम तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। कौन सा कैटेगरी? स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक। तो अब जरा इसके बारे में आगे पढ़ने से पहले एक डायग्राम हम देख लें। अब बेटा इस डायग्राम को बहुत अच्छी तरह से दिमाग में सेट करना है। इसमें ये जो पहला डायग्राम है ये किसका है? ये स्केलेटल मसल्स का है। फर्स्ट डायग्राम किसका है? स्केलेटल मसल्स का। दूसरा डायग्राम किसका है? स्मूथ मसल्स का। और स्मूथ मसल्स को ही हम कहते हैं विसरल मसल्स। क्या कहते हैं? विसरल मसल्स। और तीसरा डायग्राम किसका है? ये कार्डियक मसल्स का है। जरा तीनों के बारे में हम कंपैरिजन कर लें। स्केलेटल मसल्स कहाँ होता है? ये स्केलेटन के साथ में होता है, स्केलेटन के साथ में होता है। विसरल मसल्स कहाँ होता है? याद रखना, विसरल मसल्स विसरा में होता है। अगर हमारे सारे बॉडी ऑर्गन में से ब्रेन, हार्ट और लंग को हम निकाल दें तो जितने ऑर्गन बाकी रह जाएंगे वो क्या कहलाते हैं? विसरा कहलाते हैं। और विसरा में पाए जाने वाली मसल्स क्या कहलाती है? विसरल मसल्स। और कार्डियक मसल्स मेनली कहां पर होती है? ये मेनली हार्ट में होती है और थोड़ा थोड़ा ये एओर्टा में भी होता है। तो अगर हम विसरल मसल्स की बात कर, अगर कार्डियक मसल्स की बात करेंगे तो कार्डियक मसल्स कहाँ पर है? हार्ट में है। और हार्ट के अलावा किस में है? एओर्टा में है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। हार्ट के अलावा ये कार्डियक मसल्स एओर्टा में भी होती है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है। ठीक है। अब बेटा ये तीनों को हम जरा कंपैरिजन कर ले। देखो पहली बात, कार्डियक मसल्स में देखो, ये जो कार्डियक मसल्स है ये कैसा है? ब्रांच्ड है। इसके अंदर, कार्डियक मसल्स के अंदर ध्यान से देखो, ब्रांचिंग पाई जाती है। एक ब्रांच ये है, दूसरा ब्रांच ये है, तीसरा ब्रांच ये है। तो कार्डियक मसल कैसा है? ब्रांच्ड। स्केलेटल मसल्स कैसा है? स्केलेटल मसल्स और विसरल मसल्स ये दोनों कैसा है? अच्छी तरह से याद रखना, ये दोनों अनब्रांच्ड है। स्केलेटल मसल्स और विसरल मसल्स कैसा है? अनब्रांच्ड। गॉट इट माय पॉइंट। अब जरा दूसरी बात को समझो।
ये जो स्केलेटल मसल्स है, देखो स्केलेटल मसल्स में ये ट्रांसवर्स स्ट्रिप इस तरह से पाई जाती हैं। ये देखो तमाम सारा ट्रांसवर्स स्ट्रिप है। और ये कार्डियक मसल्स में भी देख लो, ये कार्डियक मसल्स में भी ये ट्रांसवर्स स्ट्रिप है, ये कार्डियक मसल्स में भी है और स्केलेटल मसल्स में भी है। लेकिन विसरल मसल्स में ऐसा कोई भी स्ट्रिप नहीं है। विसरल मसल्स देखो यहां से यहां तक कैसा है, ये प्लेन है। गॉट इट माय पॉइंट? तो विसरल मसल्स कैसा कहलाता है, ये अनस्ट्रिएटेड मसल्स कहलाता है। इस बात को याद रखना, कैसा कहलाता है, अनस्ट्रिएटेड। ठीक है। और कार्डियक और स्केलेटल मसल्स कैसा कहलाता है, ये कहलाता है स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड और स्ट्रिक्ट। कार्डियक और विसरल मसल्स कैसा कहलाता है, स्ट्रिएटेड और स्ट्रिक्ट। ठीक है। तो याद रखना, जबकि ये कैसा हो जाएगा, विसरल मसल्स कैसा हो जाएगा, अनस्ट्रिएटेड। और अनस्ट्रिएटेड के होने के चलते इसमें देखो ऐसा कोई ट्रांसवर्स स्ट्रिप नहीं है। अगर ट्रांसवर्स स्ट्रिप नहीं है तो इसे हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। इस बात को याद रखना। अब एक बात को और समझो, स्केलेटल मसल्स में न्यूक्लियस कैसा है, कई सारा न्यूक्लियस है और पेरिफेरल। ठीक है। विसरल मसल्स में सिंगल न्यूक्लियस है और कैसा है, सेंट्रल। और कार्डियक मसल्स में भी न्यूक्लियस कैसा है, सेंट्रल न्यूक्लियस है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, कैसा न्यूक्लियस है, सेंट्रल न्यूक्लियस। बेटा इन डिफरेंसेस को ढंग से दिमाग में बिठाते हुए जाना है। अब थोड़ा सा हम शेप की बात कर लें। स्केलेटल मसल्स की अगर हम शेप की बात करते हैं तो ये कैसा है, याद रखना, ये सिलिंड्रिकल है। ठीक है। अगर हम कार्डियक मसल्स की भी बात करेंगे तो कार्डियक मसल्स में भी शेप कैसा है, ये भी सिलिंड्रिकल है। लेकिन स्मूथ मसल्स का शेप कैसा है, देख लो इसका जो शेप है वो कैसा है, फ्यूजी फॉर्म। फ्यूजी फॉर्म का मतलब क्या होता है, सेंटर पे इसका डायमीटर सबसे ज्यादा है और किनारों पे ये कैसा हो जाता है, किनारों पे ये पॉइंटेड हो जाता है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो क्या कहलाता है, ये फ्यूजी फॉर्म कहलाता है। तो बेटा ये तीनों मसल्स को हमने कंपेयर किया है। अच्छा एक बात और याद रखना, ये विसरल मसल्स और कार्डियक मसल्स ये दोनों फटीकलेस हैं, इनमें कभी थकावट नहीं होती। याद रखना, कैसी मसल्स है, ये फटीकलेस मसल्स, थकावट इनमें नहीं होती। और फटीकलेस होने के अलावा, फटीकलेस होने के अलावा ये इनवॉलेंटरी है, हमारी मर्जी के अनुसार ये काम नहीं करती, इसका अपने पैटर्न पर काम करती है, तो ये इनवॉलेंटरी भी है। अगर मैं स्केलेटल मसल्स की बात करूं तो स्केलेटल मसल्स में थकावट होती है और जिस मसल्स में थकावट होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है फटीग्ड। ठीक है। और दूसरी बात ये वॉलेंटरी है, ये हमारी इच्छा से काम करती है, जैसा हम चाहेंगे वैसा ये मसल्स काम करती है। तो बेटा ये तीनों मसल्स में जितने डिफरेंस हैं उन सभी डिफरेंसेस को हमने समझ लिया है और इसके बाद इसमें हमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा इसको चार्ट फॉर्म में देख लें तो देखो ये स्केलेटल मसल्स, ये विसरल मसल्स और ये कार्डियक मसल्स। अब देखो सबसे पहले बात कर लें किसके बारे में, अकरेंस के बारे में। स्केलेटल मसल्स कहाँ है, अलोंग विद स्केलेटन। विसरल मसल्स कहाँ है, बॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन। और कार्डियक मसल्स कहाँ पाई जाती है, इट इज फाउंड इन हार्ट। फिर अगर नेचर की बात करें, स्केलेटल मसल्स कैसा है, स्ट्रिएटेड। विसरल मसल्स कैसा है, अनस्ट्रिएटेड। और कार्डियक मसल्स भी कैसा है, स्ट्रिएटेड। इसका मतलब क्या है, अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं। फिर स्केलेटल मसल्स कैसा है, वॉलेंटरी। और विसरल और कार्डियक मसल्स कैसा है, इनवॉलेंटरी। फिर स्केलेटल मसल्स कैसा है, फटीक। ये दोनों कैसा हो जाएगा, नॉन फटीक। और ये स्केलेटल मसल्स कैसा है, अनब्रांच्ड।
विसरल मसल्स भी अनब्रांच्ड, और कार्डियक मसल कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रांच्ड। ठीक है, फिर फंक्शन की बात करें तो स्केलेटल मसल का काम क्या है, लोकोमोशन एंड बॉडी पोस्चर चेंज। विसरल मसल्स का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड गैमेट्स। एलिमेंट्री कैनाल का सारा मूवमेंट कौन करवाता है, यही करवाता है विसरल मसल्स। और कार्डियक मसल्स का काम क्या है, फ्लो ऑफ ब्लड, ये ब्लड सर्कुलेशन में पार्टिसिपेट करता है। अब कुछ और पॉइंट समझें। कार्डियक मसल्स टिश्यू इज अ कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। कार्डियक मसल्स टिश्यू कहां पाया जाता है, हार्ट में। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना, सेल जंक्शन फ्यूज, ये दूसरा पॉइंट यहां पे अच्छी तरह से याद रखना है। सेल जंक्शन फ्यूज the plasma membrane of cardiac muscle cell and make them stick together। जरा इसका एक पॉइंट इस डायग्राम में समझ लो। देखो बेटा, ये जो इस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये अलग अलग कार्डियक मसल सेल को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर है। ये केवल कार्डियक मसल्स में होता है। ये क्या कहलाता है, ये जंक्शन कहलाता है। जो ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये क्या कहलाता है, जंक्शन कहलाता है। इट इज फाउंड ओनली इन कार्डियक मसल फाइबर। कहाँ पाया जाता है, ये केवल कार्डियक मसल फाइबर में होता है, उसके अलावा नहीं होता। ठीक है, तो ये बात कंप्लीट हो गई। और अब देखो कम्युनिकेशन जंक्शन, ये अभी जो जंक्शन हमने देखा उसी का हम बात कर रहे हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क, इसका दूसरा नाम है इंटरकैलेटेड डिस्क। एट सम फ्यूजन पॉइंट allow the cell to contract as a unit when one cell receive a signal to contract, its neighbors are also stimulated to contract। अगर एक सेल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दूसरी सेल में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है, तो बेटा यहाँ अलग अलग मसल्स के बीच में कंपैरिजन हमने कर लिया है। ये समझ लिया है कि अलग अलग मसल्स का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, उसको हमने समझ लिया है। अब डिटेल हमें किसका पढ़ना है, डिटेल हमें स्केलेटल मसल्स का पढ़ना है। ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स का डिटेल पढ़ने से पहले, स्केलेटल मसल्स के डिटेल के बारे में डिस्कशन करने से पहले कुछ एक डायग्राम हमें समझते हैं। तो पहले हम ये डायग्राम समझते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर के बारे में। गॉट इट? चलो थोड़ा इसको हम यहां समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो ये हम पहुंच गए। अब यहाँ पे दो तीन डायग्राम हैं जिनको हमें समझ लेना है। देखो सबसे पहले इस डायग्राम को हमें समझना है। याद रखना, ये स्केलेटल मसल, ये स्केलेटल मसल्स का टीएस है। याद रखना, ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, ये स्केलेटल मसल्स का टीएस। ठीक है, अब देखो ये पूरा मसल्स है, स्केलेटल मसल्स है। और स्केलेटल मसल्स का जो कवरिंग है वो क्या कहलाता है, ये एपीमाइसियम कहलाता है। ये जो रेड कलर से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये क्या कहलाता है, ये एपीमाइसियम कहलाता है। देखो मसल्स के अंदर ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये है कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू के बीच बीच में ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या कहलाता है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है मसल्स फैसिकुलाई। मतलब कोई अगर आपसे पूछे कि स्केलेटल मसल्स किससे बना है, तो याद रखना ये कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल फैसिकुलाई से बना है। अब फैसिकुलाई का कवरिंग क्या कहलाता है, तो इस डायग्राम में ये तीन मसल फैसिकुलाई हमने दिखाए हैं। फैसिकुलाई का कवरिंग क्या कहलाता है, ये कहलाता है पेरीमाइसियम। अच्छी तरह से इस बात को याद रखना, फैसिकुलाई का कवरिंग क्या कहलाता है, पेरीमाइसियम। ठीक है, अब देखो ये फैसिकुलाई के अंदर क्या है, फैसिकुलाई के अंदर ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ये कहलाता है मसल्स फाइबर। फैसिकुलाई के अंदर जो स्ट्रक्चर हमने बनाया, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मसल फाइबर।
ठीक है, देखो मसल फाइबर, ये मसल फाइबर है, ये स्ट्रक्चर क्या है, मसल फाइबर है, इसके चारों तरफ डबल कवरिंग है। इसका जो आउटर कवरिंग जो हमने ग्रीन कलर से बनाया, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एंडोमाइसियम। ठीक है, और दूसरा इसका कवरिंग, जो ये सेकंड कवरिंग हमने रेड कलर से बनाया, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सार्कोलेमा। अच्छी तरह से याद रखना, ये क्या कहलाता है, सार्कोलेमा। मतलब जो मसल्स है, अगर मैं मसल्स की बात करूं तो मसल्स किससे बनता है, मसल्स बनता है फैसिकुलाई से। जरा इन बातों को समराइज कर लें, मसल्स किससे बनता है, फैसिकुलाई से। और फैसिकुलाई किससे बनता है, ये मसल फाइबर से बनता है। ठीक है, अब मसल्स का कवरिंग क्या है, मसल्स का कवरिंग है एपीमाइसियम। फैसिकुलाई का कवरिंग क्या है, पेरीमाइसियम। याद रखना क्या कवरिंग है, पेरीमाइसियम। और मसल फाइबर का कवरिंग क्या है, आउटर कवरिंग क्या है, एंडोमाइसियम। और इनर कवरिंग क्या है, इसका इनर कवरिंग है सार्कोलेमा। और इन आउटर कवरिंग एंडोमाइसियम और इनर कवरिंग क्या है, सार्कोलेमा। गॉट इट माय पॉइंट। तो ये हमने इसका कॉमन स्ट्रक्चर यहां पर डिस्कस किया है। अब उसके बाद हमें एक टीएस बनाना है, किसका, मसल फाइबर का। याद रखना, ये मसल फाइबर जो अभी हमने बनाया, अब हमें एक टीएस इसका मसल फाइबर का यहां पर बनाना है, इस बात को याद रखना। तो ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब एक मसल फाइबर का अलग से हम टीएस बनाएंगे और इसके टीएस को, मसल फाइबर के टीएस को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखो अब ये मसल फाइबर का टीएस याद रखना। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि मसल्स, मसल्स किससे बना है, फैसिकुलाई से। फैसिकुलाई किससे बना है, फाइबर से। ये याद रखना, मसल, फैसिकुलाई, फाइबर, ये इसका अलग अलग यूनिट है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम फाइबर के बारे में यहां पे डिस्कशन कर रहे हैं। फाइबर का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसका आउटर मोस्ट कवरिंग क्या कहलाता है, एंडोमाइसियम। अगर आप फाइबर की बात कर रहे हो तो इसका आउटर मोस्ट कवरिंग क्या कहलाता है, एंडोमाइसियम। और इनर कवरिंग क्या कहलाता है, सार्कोलेमा। देखो सार्को का मतलब क्या होता है, सार्को का मतलब होता है मसल्स। लेमा मतलब क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सार्को का मतलब क्या है, मसल्स। दोनों मिलकर ये क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर ये हो जाएगा सार्कोलेमा। ठीक है, फिर ये देखो, ये मसल फाइबर का साइटोप्लाज्म है। इसका साइटोप्लाज्म क्या कहलाता है, सार्कोप्लाज्म। क्योंकि मसल्स में सभी टर्म के साथ में हम जोड़ते हैं सार्को। ठीक है, अब देखो इसके साइटोप्लाज्म की पेरीफरी पर ये जो येलो कलर से बने हुए हैं कई सारे न्यूक्लियस हैं। देखो पेरीफरी पर ये येलो कलर से बने हुए कई सारे न्यूक्लियस, लेकिन सब के सब कैसे हैं, पेरिफेरल हैं। मतलब सेंटर पर यहाँ कोई न्यूक्लियस नहीं है, सारे न्यूक्लियस कहाँ हैं, पेरिफेरी पर है। और न्यूक्लियस के बीच बीच में जो ये मैंने स्काई ब्लू कलर से बनाया, ये क्या है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखना न्यूक्लियस के बीच बीच में क्या है, इसके बीच बीच में यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है। इसका मतलब न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर है, पेरिफेरी पर। फिर सेंटर पे क्या है, देखो सेंटर पे ये कुछ धागे दिखाई दे रहे हैं। ये धागे क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं मायोफाइब्रिल। क्या कहलाते हैं, मायोफाइब्रिल। ये जो अलग अलग धागे बने हुए हैं, ये धागे क्या कहलाते हैं, दिस आर कॉल्ड एज मायोफाइब्रिल। ठीक है, और इनके बीच में स्पेस होता है। ये स्पेस कौन ढूंढा था, कोहीन नाम के साइंटिस्ट ने। तो ये स्पेस क्या कहलाता है, एरिया ऑफ कोही। तो अब जरा बात को और आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, मसल्स।
मसल्स के बाद फैसिकल्स, फैसिकल्स के बाद फाइबर, और फाइबर के अंदर क्या है, फाइबर के अंदर है मायोफाइब्रिल। ठीक है, क्या है इसके अंदर, मायोफाइब्रिल, ये याद रखना। ये कुल मिलाकर मसल्स का कॉन्फ़िगरेशन है, इस तरह से मसल्स बनकर तैयार होता है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। अब जरा एक बात को यहां पर और अच्छी तरह से समझो। अब अभी हमने ये मसल फाइबर का अभी हमने टीएस लिया है, ठीक है। अब जरा इसका एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हम और ले लें तो पूरी बात यहां पर हमको समझ में आ जाएगी। देखो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, एलएस में हमने 3 फाइबर लिया है, ये फाइबर नंबर 1 है, ये फाइबर नंबर 2 है, और ये फाइबर नंबर 3, कुल मिलाकर 3 फाइबर हमने लिया है। अब देखो फाइबर की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये क्या कहलाती है, एंडोमाइसियम। ठीक है, और इसकी जो इनर कवरिंग है वो क्या कहलाता है, सार्कोलेमा। इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो क्या कहलाता है, सार्कोप्लाज्म। ठीक है, मसल फाइबर के बीच में जो सेप्टा है, जो पार्टीशन बॉल है, याद रखना, ये जो सेप्टा है ये कैसा है, ऑब्लिक है, तिरछा सेप्टा है। कैसा सेप्टा है, तिरछा सेप्टा। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ऑब्लिक सेप्टम। सीधा सेप्टा इसमें नहीं होता, सीधे सेप्टा के बजाय क्या होता है, ऑब्लिक सेप्टम। ठीक है, और ऑब्लिक सेप्टम के बीच में एक बड़े आकार का सिस्टर्नी होता है। बेटा सिस्टर्नी किस सेल ऑर्गेनेल का यूनिट है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। जैसे मसल फाइबर में क्या कहते हैं, इसको मसल फाइबर में कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप मसल फाइबर में बात करोगे तो ये मसल फाइबर में क्या कहलाएगा, ये मसल फाइबर में कहलाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस बात को याद रखना, क्या कहलाता है ये, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अच्छा अब देखो ये 2 तरह का है। सेंट अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बनता है, सिस्टर्नी से बनता है। तो देखो बिल्कुल सेप्टा के बीचों बीच जो सिस्टर्नी है वो बहुत बड़े साइज की है, इसे कहते हैं टर्मिनल सिस्टर्नी, और साइड में छोटा छोटा इस तरह से सिस्टर्नी। ये देखो साइड में छोटा छोटा सिस्टर्नी है, और जो बीच में सिस्टर्नी है वो कैसा है, टर्मिनल सिस्टर्नी। और इसे कभी कभी जाइंट सिस्टर्नी भी कहते हैं, याद रखना, कभी कभी इसे जाइंट, क्योंकि ये बहुत बड़े साइज की है। और ये सारा सिस्टर्नी के अंदर क्या भरा होता है, इसके अंदर याद रखना कैल्शियम, बड़ी संख्या में कैल्शियम इसके अंदर होता है। और इस कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के समय ये कैल्शियम यहां से निकल कर बाहर आएगा, और किससे जुड़ जाएगा, मायोफाइब्रिल से जुड़ जाएगा, यहां से बाहर निकलेगा, किससे जुड़ जाएगा, मायोफाइब्रिल से। और जब मसल्स जो है रिलैक्स मूड में आएगा तो ये कैल्शियम वापस कहां पहुंच जाएगा, सिस्टर्नी के अंदर पहुंच जाएगा। इस बात को बच्चों अच्छी तरह से याद रखना है। अब एक बात यहां पे और समझ लो, देखो ये क्या है, ये है सार्कोलेमा, और ये क्या है, एंडोमाइसियम। और ये देखो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है न्यूरॉन या नर्व फाइबर। कहां से आता है, ये आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन आएगा, और उसका जो एक्सोन है वो कहाँ जुड़ जाएगा, इसका एक्सोन जुड़ जाएगा सार्कोलेमा पर। याद रखना, ये सार्कोलेमा पर जुड़ता है, किस पर जुड़ता है, सार्कोलेमा पर, और एंडोमाइसियम पर नहीं जुड़ता। ठीक है, तो देखो अब ये मोटर न्यूरॉन का एक्सोन और ये सार्कोलेमा दोनों के बीच में एक जंक्शन बन गया। ये जंक्शन क्या कहलाता है, ये जंक्शन क्या कहलाता है, याद रखना,
ये जंक्शन कहलाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। क्या कहलाता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, क्या कहलाता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। गॉट इट माई पॉइंट? तो बेटा ये यहां से इस मोटर एंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से मैसेज आता है मसल्स फाइबर के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो ये हमने मसल्स फाइबर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी देख लिया। तो अभी इसके सारे स्ट्रक्चर आपको निश्चित रूप से समझ आ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद भी अगर कहीं कोई दिक्कत रह जाए तो ये आप क्वेश्चन करोगे, या तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, या आप मुझे फोन भी कर सकते हो। फोन नंबर यहाँ नीचे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमें मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर यहां पर समझना है। देखो ये एक मायोफाइब्रिल बना हुआ है। मायोफाइब्रिल कहां पर पाया जाता है? मायोफाइब्रिल मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म में, जिसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं, उसके अंदर पाया जाता है। अब देखो, अब मायोफाइब्रिल के अंदर दो तरह का एरिया है। देखो ये नैरो एरिया है, फिर नैरो एरिया के बाद एक ब्रॉड एरिया है, उसके बाद फिर से एक नैरो एरिया है, मतलब नैरो एरिया या नैरो बैंड है, उसके बाद फिर से एक ब्रॉड बैंड है। मतलब नैरो बैंड और ब्रॉड बैंड अल्टरनेट हैं। नैरो बैंड का कलर कैसा होता है? लाइट होता है, तो हम इसे कहते हैं लाइट बैंड। और इसके सेंटर पर देखो ये येलो कलर से जो स्ट्रक्चर बना है, जेड लाइन पाया जाता है। याद रखना, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर एक बार समझो, जो हल्के कलर का बैंड है वो लाइट बैंड, और जो डार्क कलर का बैंड है वो डार्क बैंड। लाइट बैंड के सेंटर पे क्या है? जेड लाइन है। डार्क बैंड के सेंटर पे क्या है? एम लाइन है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। तो याद रखना, अल्टरनेट लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड। तो अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड पाए जाते हैं। अभी हम किसके स्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं मायोफाइब्रिल, जो कहाँ होता है? मसल फाइबर के अंदर होता है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल। लाइट बैंड के सेंटर पे क्या है? जेड लाइन, और डार्क बैंड के सेंटर पर क्या है? एम लाइन। अब एक बात समझ लो, लाइट बैंड एक ही तरह के प्रोटीन से बनता है। किससे बनता है? ये एक्टिन से बनता है। जबकि डार्क बैंड दो तरह के प्रोटीन से बनता है, एक्टिन प्लस मायोसिन। ये याद रखना। ठीक है, अब चूंकि लाइट बैंड एक ही तरह के प्रोटीन से बना है, मतलब ये होमोजीनस है, तो इसे हम दूसरा नाम क्या देते हैं? इसे हम दूसरा नाम देते हैं आइसोट्रॉफिक और आई बैंड। और लाइट बैंड तो कहते ही हैं, क्योंकि इसका कलर कैसा होता है? हल्के रंग का होता है। डार्क बैंड में दो तरह का है, एक्टिन है और मायोसिन है, मतलब ये हेटेरोजीनस है। तो इसे हम क्या कहते हैं? एनाइसोट्रॉफिक बैंड और डार्क बैंड। और एनाइसोट्रॉफिक का हमने ए ले लिया, तो इसका नाम हो गया ए बैंड। ठीक है, तो अब लाइट बैंड का दूसरा नाम क्या है? आई बैंड और आइसोट्रॉफिक बैंड। डार्क बैंड का दूसरा नाम क्या है? एनाइसोट्रॉफिक और ए बैंड। लाइट बैंड के सेंटर पे क्या है? जेड लाइन, और डार्क बैंड के सेंटर पे क्या है? एम लाइन। अब जरा यहां पे एक बात और समझ लो। देखो, एक बात यहां पे और समझ लो कि एक जेड लाइन से लेकर दूसरी जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, एक जेड लाइन से लेकर उसके निकटवर्ती कॉन्सिक्यूटिव एडजेसेंट जो जेड लाइन है, दोनों की मतलब दो जग कॉन्जिक्यूटिव, दो एडजेसेंट और कॉन्सिक्यूटिव जेड लाइन के बीच का स्पेस क्या कहलाता है? इन दोनों के बीच का स्पेस सार्कोमियर कहलाता है।
ठीक है। अब सार्कोमियर में क्या क्या होता है जरा इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। इसके सेंटर पे क्या होता है, डार्क बैंड होता है। सार्कोमियर के सेंटर पे क्या होता है, सेंटर पे डार्क बैंड होता है। और एकदम सेंटर पे क्या होता है, एम लाइन। और ठीक है, और इसकी पेरीफेरी पर देखो, ये लेफ्ट साइड में हाफ आई बैंड है, देखो ये आधा आई बैंड है। ठीक है, और राइट साइड में भी क्या है, हाफ आई बैंड है। तो मतलब ये एक कंप्लीट डार्क बैंड, और उसके साथ साथ दो आधे आधे लाइट बैंड यानी आई बैंड से बना हुआ है। मतलब सार्कोमियर का सेंटर कौन बनाएगा, एम लाइन, और इसकी पेरीफेरी कौन बनाएगा, जेड लाइन। ये याद रखना, सार्कोमियर मसल फाइबर का मायोफाइब्रिल की स्ट्रक्चरल यूनिट है, और मसल्स का ये लास्ट यूनिट है। जरा एक बार हम देखें हमने कौन कौन सा यूनिट पढ़ा। देखो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा मसल्स। मसल्स किससे बना है, मसल्स बना है फैसिकुलाई से, समझ लो। फैसिकुलाई किससे बना है, फैसिकुलाई बना है फाइबर से, इस बात को समझ लो। फाइबर किससे बना है, मायोफाइब्रिल। ये किससे बना है, ये बना है मायोफाइब्रिल से। और मायोफाइब्रिल किससे बना है, ये बना है सार्कोमियर से। तो मसल्स की कुल मिलाकर कितनी यूनिट हो गई, 5 यूनिट हो गई। नंबर 1 मसल्स, दूसरा यूनिट फेसिकुलाई, तीसरा यूनिट क्या है, फाइबर, चौथा यूनिट क्या है, माइक्रोफाइब्रिल मायोफाइब्रिल, और पांचवा यूनिट हो गया सार्कोमियर। अब हमें किसका स्ट्रक्चर समझना है, अब हमें सार्कोमियर के स्ट्रक्चर को यहां पर समझना है, इस बात को याद रखना। ठीक है बेटा, ये जो लिखा हुआ है, जो हम डिस्कस करना है, यही सब बातें यहां पर लिखी हुई है। समझ गए ना। ये लेक्चर खत्म होते होते ये इसका सारा पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। कहाँ अपलोड हो जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल नीट विनायक पर अपलोड हो जाएगा। तो वहां से आप इसको ले लेंगे। ठीक है, अब आ जाओ, अब हम किसकी बात करें, अब हम बात करें किसके बारे में, अब हम जरा सार्कोमियर का डिटेल यहां पर एक बार और देख लें। देखो सार्कोमियर के बिल्कुल सेंटर पर क्या है, एम लाइन, और दोनों साइड की बाउंड्री कौन बनाता है, जेड लाइन। ठीक है, और सेंटर में क्या है, देखो ये डार्क, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये डार्क बैंड है। अब जरा ध्यान से देखो, डार्क बैंड मेनली किससे बना हुआ है, डार्क बैंड मेनली मायोसिन से बना हुआ है। डार्क बैंड मेनली किससे बनता है, मायोसिन मायोफिलामेंट से, जो वास्तव में किससे बना है, ये मायोसिन प्रोटीन से बना है। ठीक है, अच्छा, और याद रखना इसके सेंटर वाले हिस्से में केवल मायोसिन होता है, एक्टिन नहीं होता। ये सेंटर वाला हिस्सा है डार्क बैंड का, जो किससे बना है, ये केवल मायोसिन ओनली, याद रखना, एक्टिन इसमें नहीं। लेकिन इसके पेरीफेरी वाले हिस्से पर जाओगे तो यहां पर देखो ये एक्टिन भी आ जाएगा। ये जेड लाइन है, जेड लाइन से एक्टिन निकला, पहले ये लाइट बैंड में पहुंचा, एक्टिन पहले कहां पहुंचा, लाइट बैंड में, और उसके बाद ये डार्क बैंड के अंदर पहुंच गया। मतलब डार्क बैंड के जो सेंटर का एरिया है वो केवल मायोसिन से बनता है, ये देख लो ये मायोसिन है। जबकि पेरीफेरी का जो एरिया है वो एक्टिन प्लस मायोसिन से बनता है, इस बात को याद रखना। सेंटर पर केवल मायोसिन है, जबकि पेरीफेरी पर क्या है, एक्टिन प्लस मायोसिन। गॉट इट माय पॉइंट। सेंटर पर क्या है, मायोसिन ओनली, और पेरीफेरी पर एक्टिन प्लस मायोसिन। तो सेंटर वाला हिस्सा जिसमें मायोसिन है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एच बेंट। और पेरीफेरी वाला हिस्सा जिसमें एक्टिन भी है और मायोसिन भी है,
याद रखना ये क्या कहलाता है, ओ बैंड। तो सेंटर पर एच बैंड है जिसमें केवल मायोसिन है, और उसके दोनों साइड में ओ बैंड है जिसमें एक्टिन भी है और मायोसिन भी है। याद रखना, तो एक डार्क बैंड कितने बैंड से बनता है, 3 बैंड से। इसके सेंटर पर एच बैंड है और दोनों पेरीफरी पर एक एक ओ बैंड है। और ओ बैंड के बाहर के साइड में ये देखो, ये आधा आई या लाइट बैंड हो गया, हाफ आई बैंड या हाफ लाइट बैंड। ये देखो दोनों साइड में ये आधा आई बैंड और आधा लाइट बैंड हो गया। गॉट इट माई पॉइंट। तो पूरे सार्कोमियर की अगर मैं बात करूं, तो सार्कोमियर के सेंटर पर एम बैंड है, उसके एम बैंड के दोनों साइड में क्या है, ओ बैंड है, और ओ बैंड के भी बाहर के साइड में आधा आई बैंड है। इस बात को याद रखना। तो ये कुल मिलाकर सार्कोमियर का स्ट्रक्चर है। अब इसको अगर मैं थोड़ा अलग ढंग से समझाऊं, तो देखो सार्कोमियर के बिल्कुल सेंटर पर क्या है, बिल्कुल सेंटर पर है एच बैंड, जो किससे बना है, मायोसिन ओनली। उसके एच बैंड के दोनों साइड में क्या है, एच बैंड के दोनों साइड में ओ बैंड है। ये किससे बना है, ये एक्टिन प्लस मायोसिन। मतलब एक एच बैंड और दो ओ बैंड, और ओ बैंड के बाहर क्या है, हाफ आई बैंड, ये आधा आई बैंड, जो किससे बना है, केवल एक्टिन से बना। इस साइड में भी आधा आधा आई बैंड, और इस साइड में भी 1/2 आई बैंड, दोनों साइड में आधा आधा आई बैंड यहां पर है। इस बात को याद रखना। मतलब एक सार्कोमियर में टोटल कितने स्ट्रक्चरल जोन हैं, बिल्कुल सेंटर पर एच बैंड, फिर दोनों साइड में एक एक हो जाएगा ओ बैंड, और उसके बाद आधा आधा आई बैंड, 5 जोन कुल मिलाकर एक सार्कोमियर में पाए जाते हैं। इस बात को याद रखना। यही सब बातें यहां पर देखो ये लिखा हुआ है। अब ये एक मैंने चार्ट बनाया, एरिया इन डार्क बैंड। डार्क बैंड के सेंटर पे क्या है, एच जोन है। एच जोन क्या है, सेंटर पे है, किससे बना है, मायोसिन ओनली, और उसके अलावा इसमें एम लाइन भी है। फिर दोनों साइड में क्या है, ओजोन है। ओजोन कहाँ है, पेरीफरी पर है, किससे बना है, एक्टिन प्लस मायोसिन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाओ। यही सब बातें यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब वही लिखा हुआ है जो हमने पढ़ा है, जो हम पढ़ कर आ रहे हैं बेटा, वही सब लिखा हुआ है। अब उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। मसल फाइबर में 2 तरह का कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, एक तो एक्टिन है, और एक्टिन के अलावा क्या है, मायोसिन है। अगर आप मसल फाइबर की बात करते हो, तो उसमें ये 2 तरह की कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। कौन कौन सा है, एक्टिन है, और एक्टिन के बाहर क्या है, मायोसिन है। तो अब जरा इनका स्ट्रक्चर हम समझ लें। देखो अगर मैं एक्टिन की बात करूं, तो देखो एक्टिन जो है 3 तरह के यूनिट से बनता है। सबसे पहले एफ एक्टिन, एफ का मतलब यहां पे क्या है, फाइब्रस एक्टिन। ठीक है। दूसरा इसमें क्या है, दूसरा है ट्रोपोनिन। 3 चीजों से मिलकर ये बनता है। दूसरा यहाँ पर क्या है, ट्रोपोनिन, जिसे कॉमनली हम क्या लिखते हैं, टीपी। और तीसरा इसमें क्या है, ट्रोपोमायोसिन। क्या है तीसरा, ट्रोपोमायोसिन क्या है, और ट्रोपोमायोसिन को आमतौर पर हम क्या लिखते हैं, ट्रोपोमायोसिन को हम आमतौर पर टीएम लिखते हैं। तो पहला क्या है, पहला है एफेक्टिन। एफेक्टिन के बाद दूसरा क्या है, ट्रोपोनिन, और ट्रोपोनिन के बाद तीसरा क्या है, ट्रोपोमायोसिन। ये 3 चीजों से मिलकर बनता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है। चलो अब यहां से आगे बढ़ जाओ। अब यहां से आगे बढ़ जाओ। अब इन तीनों का स्ट्रक्चर हमें समझना है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हम ग्लोब्यूलर एंड फाइब्रस एक्टिन के बारे में बात करेंगे, जी एक्टिन और एफ एक्टिन। सबसे पहले जी एक्टिन। देखो जी एक्टिन
प्रोटीन से बना हुआ 55 एंगस्ट्रॉम का एक गोला है, 55 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगर ऐसे 13 गोले आपस में जुड़ जाएं, ये देखो 1 से लेकर 13 तक ये गोले यहां पर जुड़ गए, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? एफ एक्टिन और फाइब्रस एक्टिन, सीरीज ऑफ 13 जी एक्टिन, 13 ग्लोब्यूलर एक्टिन से मिलकर एक एफ एक्टिन बना। फिर देखो दूसरे साइड में ये 13 और जुड़ गए, तो ये क्या हो गया? ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया। और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसका हो गया? ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया किसका? ये फाइब्रस एक्टिन का। और इसके बीच का जो स्पेस है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ग्रुप ऑफ एक्टिन। क्या कहलाता है? ग्रुप ऑफ एक्टिन। और इसके अंदर क्या आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा ट्रोपोनिन प्लस ट्रोपोमायोसिन, ये दोनों इसके अंदर आ जाएंगे, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, बात समझ में आए? अच्छा, एक बात और याद रखना, ये जो एफ एक्टिन का जी एक्टिन है, इसके बीच में कुछ एक मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है। जैसे देखो एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, तो इस तरह से मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है। ठीक है। अब आमतौर पर क्या होता है कि इस मायोसिन बाइंडिंग साइट के ऊपर आ जाता है ट्रोपोनिन। ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है, ये देखो इसके ऊपर क्या आ जाता है? ये इसको कौन कवर कर देता है? इसको कवर कर देता है ट्रोपोनिन। और अगर ट्रोपोनिन इसको कवर कर देगा, तो फिर क्या होगा? मायोसिन का एक्टिन पर जुड़ना संभव नहीं होगा। ये नहीं हो पाएगा कि मायोसिन एक्टिन पर आकर जुड़ जाए। ठीक है। और जब इस ट्रोपोनिन को हटाया जाएगा, तो ये मायोसिन एक्टिन से जुड़ जाएगा। और अगर मायोसिन एक्टिन के मायोसिन बाइंडिंग साइट से जुड़ जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। मतलब जब रिलैक्सेशन है, तो मायोसिन बाइंडिंग साइट को किसने मास्क कर दिया? ट्रोपोनिन ने। अब मायोसिन यहां नहीं जुड़ पाएगा। अगर मायोसिन यहां नहीं जुड़ पाएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। और अगर कॉन्ट्रैक्शन होना है, तो ये ट्रोपोनिन यहां से हट जाएगा, तो मायोसिन बाइंडिंग साइट पर क्या जुड़ जाएगा? मायोसिन हेड। ठीक है, चलो अब यहां पर हम ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन का स्ट्रक्चर भी पढ़ लें। ट्रोपोनिन को आमतौर पर हम क्या लिखते हैं? टीपी। और ट्रोपोमायोसिन को हम आमतौर पर क्या लिखते हैं? इसको इसको हम लिखते हैं टीएम। गॉट इट माय पॉइंट? अब जरा ध्यान से देखो, ट्रोपोनिन या टीपी ये 3 तरह के मॉलिक्यूल से बना हुआ है। इसमें देखो पहला ही है ये टीपीसीए। टीपी मतलब ट्रोपोनिन, और सीए का मतलब कैल्शियम, मतलब ये कैल्शियम बाइंडिंग साइट। ठीक है। दूसरा टीपी टीएम साइट, मतलब ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट। यहां पर कौन जुड़ेगा? यहां पर ट्रोपोमायोसिन जुड़ेगा। और तीसरा है टीपीआई। टीपी का मतलब ट्रोपोनिन, और आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है इनहिबिटरी। मतलब ये ट्रोपोनिन का वो पार्ट है, अच्छी तरह से याद रखना, ये ट्रोपोनिन का वो पार्ट है। जरा पिछले डायग्राम में आ जाओ, जो क्या कर रहा है? एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर करने का काम कर रहा है। इस बात को याद रखना। अब एक बात याद रखना, जब तक कैल्शियम यहां पर नहीं है, तब तक ये टीपीआई एक्टिव रहेगा, और एक्टिन की ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट को ये मास्क करके रखेगा। लेकिन जैसे ही यहां पर कैल्शियम जुड़ जाएगा, और ये टीपीआई क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव हो जाएगा, ये एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट को मास्क करना बंद कर देगा। ठीक है।
ये है ट्रोपोमायोसिन, कैसा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। और जब एक ट्रोपोनिन और एक ट्रोपोमायोसिन आपस में जुड़ जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, TPTM, मतलब ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। क्या कहलाएगा, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब यहां हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया। देखो ये एफ एक्टिन और ये हो गया ग्रुप ऑफ एक्टिन, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, TPTM कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर जब ये तीनों मिल जाएंगे, कौन तीनों, एफेक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, तो क्या बन जाएगा, कंप्लीट एक्टिन का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। कंप्लीट एक्टिन का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है। यही सारी बातें देखो इन सभी में लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इन सबको मैं शेयर करूंगा। वैसे तो ये डायग्राम अगर ठीक से आप देख रहे हैं तो इसमें बहुत मेहनत आपको नहीं करना पड़ेगी। अब एक मायोसिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम और देख लें। देखो मायोसिन का 3 हिस्सा है। इसका पहला हिस्सा क्या कहलाता है, हेड। दूसरा हिस्सा क्या कहलाता है, नेक। और तीसरा हिस्सा क्या कहलाता है, टेल। अब देखो हेड का दूसरा नाम क्या है, एक्टिव साइड। एक्टिव साइड हम इसे क्यों कहते हैं, जरा इस बात को समझो। इसमें एक एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है, ATPase। ATPase का काम क्या है, ये ATP का ब्रेक डाउन करेगा, किसमें, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी, मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। दूसरा, इसमें कैपेसिटी ऑफ एक्टोमायोसिन ब्रिज फॉर्मेशन की कैपेसिटी है, मतलब ये एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइड के साथ में जुड़ सकता है। और ये कब जुड़ेगा, जरा पीछे वाले उस पर पेज पर आओ। जुड़ेगा ये कब, जब यहां पर ट्रोपोनिन पर कैल्शियम जुड़ जाएगा और TPI एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइड को मास्क करना बंद कर देगा। गॉट इट माई पॉइंट। अच्छा एक बात और समझो, हेड का तीसरा नाम क्या है, HMM फर्स्ट। HMM का मतलब क्या है, हैवी मीरोमायोसिन। समझ गए ना, क्या नाम है, हैवी मीरोमायोसिन। किसका नाम है, HMM फर्स्ट का। ठीक है ना, ये हो जाएगा हैवी मीरोमायोसिन फर्स्ट। मतलब ये सबसे ज्यादा हैवी है। सबसे ज्यादा हैवी क्यों है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 20,000। दूसरा कौन सा हो जाएगा, हैवी मीरोमायोसिन सेकेंड, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 15,000। और तीसरा क्या हो जाएगा, टेल और लाइट मीरोमायोसिन, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 10,000। तो याद रखना ये मायोसिन का स्ट्रक्चर हो गया। तो एक्टिन का स्ट्रक्चर भी देख लिया और हमने मायोसिन का भी देख लिया। अब एक बात यहां पे और समझ लो। देखो ये एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइड है, इसको किसने मास्क कर रखा है, इसको ट्रोपोनिन इनहिबिटरी साइड ने मास्क कर रखा है। अब देखो याद रखना, अगर TPC पर कैल्शियम जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, कैल्शियम, तो ये जो TPI है, ये TPI मतलब क्या हो जाएगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा। इस बात को याद रखना, ये कैसा हो जाएगा ये इनएक्टिव हो जाएगा। और अगर TPI इनएक्टिव हो जाएगा, अगर TPI इनएक्टिव हो जाएगा बच्चों, इस बात को याद रखना, तो जो हेड ऑफ मायोसिन है, जब ये इनएक्टिव होगा तो यहां बीच में से ये हट जाएगा। और जब ये हट जाएगा तो हेड ऑफ मायोसिन कहाँ जुड़ जाएगा, ये सीधा सीधा एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट से जुड़ जाएगा। और जब ये एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट से जुड़ जाएगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, याद रखना, तब फॉर्मेशन होगा किसका, जब इसकी मायोसिन की बाइंडिंग, तब फॉर्मेशन होगा किसका, एक्टोमायोसिन ब्रिज। अब आ जाओ मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का जो सबसे कन्विंसिंग थ्योरी है वो कौन सा है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये इसका सबसे ज्यादा कन्विंसिंग थ्योरी है।
ठीक है, कौन सी? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब जरा इसको समझने से पहले जिन चीजों को हम पढ़कर आए हैं एक बार पढ़ लें। देखो, ये मायोसिन का स्ट्रक्चर है, ये हेड, एक्टिव साइड और HMM1, ये नेक और HMM2, ये टेल और LLM। ठीक है। और ये पूरा क्या हो गया? देखो, ये हो गया जी एक्टिन, ये जी एक्टिन से मिलकर बनने वाला एफ एक्टिन हो गया। फिर ये देखो, ये ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर है, ये ट्रोपोमायोसिन का स्ट्रक्चर है, और ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन आपस में जब जुड़ गए तो क्या बना? ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स, ये इसका स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो ये हेड ऑफ मायोसिन, और ये TPI और ट्रोपोनिन इनहिबिटरी साइड, और ये मायोसिन बाइंडिंग साइड ऑफ एक्टिन। अच्छी तरह से इस बात को याद रखना, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, अब इसकी मैकेनिज्म के बारे में हम बात कर लेते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के टाइम आखिर होता क्या है, जरा इस बात को हम समझने का प्रयास करें। देखो, सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम से न्यूरल सिग्नल आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड का आदेश आता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ये आदेश कहां जाता है? मोटर न्यूरॉन में। मोटर न्यूरॉन से होता हुए का ये कहा जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट, जो मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के सार्कोलेमा के जुड़ने से बनता है, जिसे अभी हम पढ़ कर आए। फिर इस मोटर एंड प्लेट से क्या निकलेगा? एसिटाइल कोलिन निकलेगा। यहां से निकलकर कहा जाएगा? ये सार्कोलेमा में जाएगा, और सार्कोलेमा में ये एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन कर देगा। अब एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन हो गया, और ये एक्शन पोटेंशियल कहाँ जाएगा? टर्मिनल सिस्टर्नी के साइड में जाएगा, और टर्मिनल सिस्टर्नी पर जाकर ये क्या करेगा? ये कैल्शियम को रिलीज करने का काम करेगा, रिलीज ऑफ कैल्शियम में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये देखो, इसका मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का पहला स्टेप पूरा हो गया, जिसमें न्यूरल सिग्नल फ्रॉम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन तक न्यूरल सिग्नल पहुंच गया। अब इसके सेकंड पार्ट पे आ जाओ। अब देखो, इसका सेकंड पार्ट क्या है? वो कैल्शियम जो रिलीज हुआ था, ये कहाँ जुड़ जाएगा? TP मतलब ट्रोपोनिन के TPC, ट्रोपोनिन के कैल्शियम बाइंडिंग साइट से जाकर ये जुड़ जाएगा। अभी अभी हम ये पढ़कर आए हैं, कहाँ जुड़ जाएगा? ये TPC पर जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा? TPI जो एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट को इनएक्टिव बनाता है, उसको ये क्या करेगा? डीएक्टिवेट कर देगा। अब क्या हो जाएगा? अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइड ऑफ मायोसिन। अब इसका मायोसिन और एक्टिन के बीच का जो 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 है बैरियर था, वो हट गया। अब क्या होगा? अटैचमेंट ऑफ हेड ऑफ मायोसिन विद एक्टिन। मायोसिन का हेड किससे जुड़ जाएगा? एक्टिन से। और उससे क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एक्टोमायोसिन ब्रिज। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एक्टोमायोसिन ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम इसके अंतिम स्टेप पे आ गए, मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। देखो, फॉर्मेशन ऑफ एक्टोमायोसिन ब्रिज, एक्टोमायोसिन ब्रिज बनकर तैयार हुआ। अब क्या करेगा? ये एक्टिन को एम लाइन के साइड में खींचने का प्रयास करेगा। कहाँ खींचेगा? एम लाइन के साइड में। जब ये इसको एम लाइन के साइड में खींचेगा तो क्या होगा? रिडक्शन ऑफ आई बैंड, आई बैंड का रिडक्शन होगा। चिंता मत करना, अभी ये सारी चीजें हम डायग्राम में भी देखने वाले हैं। और इससे एच जोन, आई बैंड और एम लाइन मतलब हिम क्या हो जाएगा? हिम इससे डिसअपियर हो जाएगा। इस बात को याद रखना। और ओ जोन का एक्सटेंशन हो जाएगा और एक्यूट कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब जरा इसको डायग्राम में यहां पर देख लो जरा, फिर हम आगे बढ़े। जरा इसको ये सारा स्टेप डायग्राम में देख लो। देखो, यहां से ये मोटर न्यूरॉन है, यहां से मैसेज आया। मैसेज कहां पहुंचा? मैसेज पहुंचा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। यहां से इसका एसिटाइल कोलिन निकला, सार्कोलेमा में गया। सार्कोलेमा का क्या हुआ? सार्कोलेमा में ये देखो, सार्कोलेमा का क्या हुआ? एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन हुआ। अब कैल्शियम यहां से निकला,
कहां से निकला? टर्मिनल सिस्टर्नी से कैल्शियम निकला। अब जरा ध्यान से देखो, ये ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल है। कैल्शियम कहाँ जुड़ जाएगा? कैल्शियम ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल की कैल्शियम बाइंडिंग साइट टीपीसी पर जाकर जुड़ जाएगा। इससे क्या होगा? जो टीपीआई है वो इनएक्टिव हो जाएगा, और टीपीआई जब इनएक्टिव हो जाएगा तो ये मायोसिन हेड और एक्टिन मॉलिक्यूल के बीच में से हट जाएगा, ये साइड में शिफ्ट हो जाता है, जिसके चलते क्या होगा? हेड ऑफ मायोसिन और एक्टिन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। इनके जुड़ने से क्या बनता है? एक्टोमायोसिन ब्रिज। ये पहला स्टेप है जिसको समझने की जरूरत है। अब सेकंड स्टेप पे आ जाओ। अब जरा बेटा इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना है। देखो ये देखो, ये है एम लाइन, ठीक है, और ये इसका जो बीच वाला हिस्सा हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा जो केवल मायोसिन से बना है, ये क्या हो जाएगा? एच बैंड। और साइड वाला हिस्सा जो एक्टिन और मायोसिन से बना है, ये क्या हो जाएगा? ओ बैंड। ये भी क्या हो जाएगा? ओ बैंड। और ये हो जाएगा जेड लाइन, और ये हो जाएगा जेड लाइन। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखना। अब ये एक्टोमायोसिन ब्रिज है, ये जो स्ट्रक्चर यहां बना है, ये स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर एक्टोमायोसिन ब्रिज। क्या है ये? एक्टोमायोसिन ब्रिज। अब ये ब्रिज क्या करेगा? ये एक्टिन को एम लाइन के साइड में पुल करेगा। जब ये एक्टिन को एम लाइन के साइड में पुल करेगा तो जेड लाइन जो अभी यहां थी, ये थोड़ा सा अंदर सरक के, दोनों साइड में थोड़ा सा अंदर सरक के ये डार्क बैंड के साइड में पहुंच जाएगी। ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर यहां पर ये समझो कि अभी ओ बैंड यहां तक था, ओ बैंड अभी यहां तक था। अब देखो ये ओ बैंड जो यहां तक था, क्योंकि एक्टिन अभी यहां तक था तो यहां तक ओ बैंड था। अब ओ बैंड बढ़कर यहां तक आ गया, दोनों साइड में ओ बैंड बढ़कर एम लाइन के साइड में पहुंच गया। ओ बैंड किससे बनता है? याद रखना, ये ओ बैंड एक्टिन प्लस मायोसिन से बनता है। ठीक है। तो अच्छा, अब ये एक्टिन कहां पहुंचा? एक्टिन पहुंचा किसके साइड में? याद रखना, एक्टिन पहुंचा एम लाइन के साइड में। जब ये एम लाइन के साइड में पहुंचेगा तो जेड लाइन थोड़ा अंदर सरक जाएगी, और इसी तरह से ये एच, जो एच बैंड है इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि एच बैंड का डेफिनेशन क्या है? एक्टिन फ्री जोन। अब एक्टिन जो पहले यहां तक था, अब यहां तक आ गया, तो एक्टिन वाला जोन मतलब ओ बैंड तो बढ़ गया, लेकिन एच बैंड का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब जब और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो देखो ये जेड लाइन जो अभी यहां था, ये थोड़ा और अंदर के साइड में सरकेगा, और जब ये और अंदर के साइड में सरकेगा तो बिल्कुल ये डार्क बैंड से जुड़ जाएगा, और दोनों साइड का एक्टिन भी आपस में जुड़ जाएगा। ये इस साइड का एक्टिन था जो रेड कलर से बना, ये साइड का एक्टिन था, ये दोनों भी आपस में यहां जुड़ गए। इसका मतलब अब एक्टिन फ्री जोन कोई भी नहीं है, और एक्टिन फ्री जोन का नाम क्या था? एच बैंड। अच्छा, जैसे ही एक्टिन एम लाइन को टच करेगा, एम लाइन भी गायब हो जाएगी। तो अब देखो एच बैंड गायब हो गया, क्योंकि अब एक्टिन फ्री जोन कोई है ही नहीं। एम लाइन भी गायब हो गई, और जो दोनों साइड में आधा आधा आई बैंड था वो भी गायब हो गया। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के समय क्या गायब होता है? याद रखना, हिम गायब होता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। अगर मैं मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की बात करूंगा तो गायब क्या होगा? हिम यहां पर गायब होगा। अब जरा यहां पर एक बात को मैं और समझा दूं। कुल मिलाकर हिम यहां पर गायब हो जाना है, इस बात को याद रखना। देखो एक बात जरा मैं यहां और समझा दूं। देखो ये हमने बनाया, इतना हिस्सा हमने क्या बनाया? ये हमने बनाया डार्क बैंड, ये डार्क बैंड, और ये डार्क बैंड के साइड वाले हिस्से में जहां तक एक्टिन भी है वो क्या है? ये ओ है, और जहां पर एक्टिन नहीं है वो एच है। अब अगर ये एक्टिन अंदर के साइड में जाएगा तो एच का कॉन्ट्रैक्शन होगा और ओ का एक्सपेंशन होगा। जरा इस बात को समझ लो। अगले डायग्राम में हम क्या देखेंगे कि एक्टिन जो पहले बाहर तक था,
ये देखो जरा ध्यान से बेटा मेरी बात समझना। एक्टिन जो पहले यहां तक था, अब ये यहां से बढ़ के थोड़ा अंदर आ गया। इस साइड में देखो यहां तक था, तो यहां से भी बढ़ के ये थोड़ा आगे आ गया। और एक्टिन वाला एरिया क्या कहलाता है? ओ बैंड। तो ओ बैंड का देखो एक्सपेंशन होता जा रहा है अंदर के साइड में। एक्टिन फ्री जोन क्या कहलाता है? एच जोन। तो एच जोन का क्या होता जा रहा है? कॉन्ट्रैक्शन होता जा रहा है। और फाइनली एक कंडीशन ऐसी आएगी, याद रखना। ये एक कंडीशन इस तरह से आएगी कि दोनों साइड के एक्टिन आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब एच बैंड गायब हो जाएगा और ओ बैंड का एक्सपेंशन हो जाएगा। तो बेटा ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें समझना है, अच्छी तरह से समझना है। ठीक, अब यहां से आगे बढ़ जाओ। ये डायग्राम हमने समझ लिया। अब सवाल इस बात का है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी कहां से आएगा? तो सबसे पहला एनर्जी कौन देगा? एटीपी देगा। एटीपी के बाद कौन देगा? फॉस्फोजीन। लाइक जैसे फॉस्फोजीन एक स्पेशल केमिकल है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? फॉस्फोक्रिएटिन। और उसके बाद अगर ये दोनों स्टेप खत्म हो जाएंगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन चालू हो जाएगा, जिसमें कोरी साइकिल की भी जरूरत पड़ेगी। जरा इस बात को हम समझ लें। अच्छा, अब थोड़ा सा हम बात कर लें यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ रिलैक्सेशन। मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का तो हमने बात कर लिया, अब मैकेनिज्म ऑफ रिलैक्सेशन की बात कर लो। तो सबसे पहले क्या होगा? न्यूरल सिग्नल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टॉप हो जाएगा। जो लगातार न्यूरल सिस्टम जो वो आ रहा था, न्यूरल सिग्नल क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद जो कैल्शियम था वो वापस कहाँ चला जाएगा? ये सिस्टर्नी में वापस चला जाएगा। अब क्या होगा? ब्रेक डाउन ऑफ एक्टोमायोसिन ब्रिज। एक्टोमायोसिन ब्रिज का ब्रेक डाउन हो जाएगा, और स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन टुवर्ड्स आउटसाइड। एक्टिन का बाहर के साइड में मूवमेंट होगा, और रिफॉर्मेशन ऑफ एच जोन, आई बैंड एंड एच जोन, आई जोन, आई बैंड एंड एम लाइन, और ये हो जाएगा रिलैक्सेशन। ठीक है, तो हमने मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन भी करवा लिया और उसका हमने रिलैक्सेशन भी यहां करवा लिया। अब जरा बात करें किसके बारे में? अब थोड़ा सा यहां पे हम बात कर लें फॉस्फोक्रिएटिन के बारे में। फॉस्फोक्रिएटिन कैसे काम करता है, याद रखना। अगर फॉस्फोक्रिएटिन का ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा? क्रिएटिन प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी। ठीक है, और ये एनर्जी किससे जुड़ेगी? एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी, ये तीनों जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा? एटीपी बन जाएगा। मतलब ये फॉस्फोक्रिएटिन कॉन्ट्रैक्शन के समय क्या करता है? एडीपी को एटीपी में बदलने का काम करता है। और इसके दौरान फॉस्फोक्रिएटिन का क्या होगा? इसका स्प्लिटिंग होगा। ठीक है, इसका स्प्लिटिंग होगा और एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अच्छा अब याद याद रखना, ये फॉस्फोक्रिएटिन का जो नंबर है एटीपी के कंपैरिजन में 4-5 टाइम ग्रेटर होता है। मतलब फॉस्फोक्रिएटिन एटीपी का 4-5 बार क्या कर देगा? रीफिलिंग कर देगा। इसका 4-5 बार ये रीफिलिंग कर देगा। किसका? एटीपी का। कितने टाइम कर देगा? 4-5 टाइम। ठीक है, अच्छा अब मान लो कि सारा फॉस्फोक्रिएटिन खत्म हो गया, तो जब आराम का टाइम होगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, उस समय क्या होगा? बहुत सारा हम फूड मटेरियल लेंगे, फिर ऑक्सीजन लेंगे, तो बहुत सारा एटीपी हमारे ब्लड में बन जाएगा। तो अब क्या होगा? इस एटीपी का ब्रेक डाउन होगा। अब ये देखो आराम की बात है, काम की बात हमने यहाँ डिस्कस कर ली। एटीपी का क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, उससे क्या बनेगा? एडीपी प्लस आईपी प्लस एनर्जी। और इस एनर्जी का इस्तेमाल होगा क्रिएटिन प्लस फॉस्फेट को जोड़ने में, उससे फिर से बन जाएगा फॉस्फोक्रिएटिन, जो अगले मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के समय उपयोग में आएगा। इस बात को याद रखना। अब देखो, जब ये सारा एटीपी फॉस्फोक्रिएटिन सब कुछ खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। और जब लैक्टिक एसिड बनेगा तो थकावट हो जाएगी,
याद रखना देखो बच्चों, एक दो बातें यहाँ पे अच्छी तरह से याद रखना कि जब अगर आप लगातार मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हो, मान लो कि आप लॉन्ग रेस में भाग ले रहे हो, लगातार मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, एक समय के बाद आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाओगे, क्योंकि सबसे पहले एटीपी का इस्तेमाल होगा, उसके बाद फॉस्फोक्रिएटिन का इस्तेमाल होगा, और सबसे बाद में किसका इस्तेमाल होगा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जिससे लैक्टिक एसिड बन जाएगा। फिर एक कदम भी आपको आगे बढ़ना संभव नहीं होगा, भले ही आप कितने संकट में हो। मान लीजिए कुत्ता आपके पीछे भाग रहा है, शेर आपके पीछे भाग रहा है, तो भी आप नहीं दौड़ पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो इस बात को अच्छी तरह से यहाँ पे याद रखना। तो अब जब आप आराम करोगे, तो आपके आराम के दौरान लैक्टिक एसिड से फिर से ग्लाइकोजन बनेगा। कैसे बनेगा, जरा इसको हम यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं। लैक्टिक एसिड से फिर से ग्लाइकोजन का बनना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कोरी साइकिल। ये कोरी साइकिल कहला। अब देखो यहाँ कोरी साइकिल में ध्यान से देखो, कोरी साइकिल तो कोरी साइकिल कहाँ होती है, मेनली लीवर और मसल्स में होती है। ठीक है, और दोनों के बीच में क्या होता है, ब्लड होता है। तो देखो मसल्स में क्या होगा, मसल्स में ब्लड के थ्रू क्या आता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो है इंसुलिन के प्रेजेंस में किस में बदल जाता है, ग्लाइकोजन में। और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो इसका ब्रेकडाउन किसमें हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में। अब ये लैक्टिक एसिड निकलकर कहाँ जाएगा, ये ब्लड में जाएगा, और ब्लड से होकर ये कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा। लीवर में लैक्टिक एसिड से पहले बनेगा ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड से हो नहीं सकता, तो फिर इसका ब्रेकडाउन होगा, उससे क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज कहाँ जाएगा, ये फिर ब्लड में जाएगा, और ब्लड से होकर ये कहाँ पहुंच जाएगा, मसल्स में पहुंच जाएगा, और मसल्स में ये ग्लाइकोजन में बदलकर स्टोर हो जाएगा। और जब फिर से एनारोबिक रेस्पिरेशन का जरूरत पड़ेगा तो इसमें इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब यहां पे एक बात और समझ लो, एनसीईआरटी ने लिखा है मायोग्लोबिन एंड रेड मसल फाइबर। अब एक बात यहां पे याद रखना कि मसल फाइबर में जो हीमोग्लोबिन होता है वो मायोग्लोबिन टाइप का होता है। ठीक है, तो याद रखना, मसल्स कंटेन अ रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड मायोग्लोबिन। क्या कहलाता है, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन content is high in some of the muscles which give a reddish appearance. Such muscles are called as red muscle fiber. अगर मायोग्लोबिन किसी मसल फाइबर में ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रेड मसल फाइबर। ठीक है, दीज मसल्स ऑल्सो कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया भी है, जिसके इस्तेमाल से क्या होगा, बहुत सारा एनर्जी का, एटीपी का प्रोडक्शन होगा। दीज मसल्स देयरफॉर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एरोबिक मसल्स। बहुत सारा एनर्जी बन जाएगा, तो इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा पॉइंट आपके एनसीईआरटी का, व्हाइट मसल फाइबर। ऑन द अदर हैंड सम ऑफ मसल्स are very less quantity, possesses very less quantity of myoglobin and therefore appear pale or whitish. These are the white muscle fiber. Number of mitochondria are also few in them, but the amount of sarcoplasmic reticulum is high. They depend on the anaerobic respiration for energy. इनमें पहले एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, बाद में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो बेटा ये मसल्स वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं लंबा क्लास लूंगा और एक ही क्लास में ये पूरा चैप्टर खत्म करूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, एंडोस्केलेटन के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, एंडोस्केलेटन के बारे में। ठीक है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। ठीक है, हाँ एक बात यहां पे और आपको याद रखना है कि अगर कुछ ऐसे बच्चे आपके कांटेक्ट में हैं जिनके लिए कोचिंग को अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है, तो उन बच्चों तक मेरा वीडियो निश्चित रूप से पहुंचाएं, मेरा चैनल पहुंचाएं, ताकि एजुकेशन अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। एक बात याद रखना, एजुकेशन से ज्यादा पावरफुल टूल कोई नहीं है, कोई भी नहीं है।
एजुकेशन से ज्यादा पावरफुल टूल। और ये पावरफुल टूल देश के एक एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। मुझे बहुत बार बेटा विदेश में पढ़ाने के मौका मिले, चांस मिले, लेकिन मैं गया नहीं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि देश के मैं अपना सारा स्किल का इस्तेमाल अपने ही देश को बनाने में, देश के बच्चों को पढ़ाने में कर सकूं। तो इस काम में आप मेरा सपोर्ट करोगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एंडोस्केलेटन के बारे में। मसल्स हमने, अच्छा ये लंबा वीडियो है, आप चाहें तो इसे 2-3 हिस्से में भी देख सकते हैं, आप बीच में ब्रेक ले सकते हैं। अभी ये लगभग 1 घंटे और चलने वाला है वीडियो, और अगले वीडियो में एक ही सिंगल क्लास में हम कंप्लीट करेंगे इवोल्यूशन। अभी कई सारे चैप्टर जिनको आपने डिमांड किया है वो सिंगल क्लास में हम लोग खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहां पर आ जाओ, अब हम बात कर रहे हैं एंडोस्केलेटन के बारे में, ठीक है। अब एंडोस्केलेटन का सबसे पहले बेटा, एंडोस्केलेटन का पार्ट हमें डिस्कस करना है। एंडोस्केलेटन का कितना पार्ट है? कुल मिलाकर 2 पार्ट है, इस बात को याद रखना। पहला पार्ट जो बॉडी एक्सिस के पैरेलल है, जो बॉडी एक्सिस के पैरेलल है वो क्या कहलाता है? एक्सियल एंडोस्केलेटन। और जो बॉडी एक्सिस के राइट एंगल पर है, 90 डिग्री पर है, वो क्या कहलाता है? एपेंडिकुलर एंडोस्केलेटन। ये एक्सियल कैसा है? पैरेलल टू बॉडी एक्सिस। और इसमें 4 कंटेंट शामिल हैं। सबसे पहले स्कल, स्कल के बाद क्या हो जाएगा? वर्टिब्रल कॉलम, उसके बाद स्टर्नम, और उसके बाद इसमें शामिल हो जाएगा रिब्स। ये 4 कंटेंट एक्सियल एंडोस्केलेटन में आते हैं। अगर हमारी बॉडी की बात करें तो टॉप पर क्या है? स्कल, स्कल के बाद क्या रहेगा? वर्टिब्रल कॉलम, उसके बाद स्टर्नम, स्टर्नम के बाद रिब्स, ठीक है। एपेंडिकुलर क्या है? राइट एंगल टू द बॉडी एक्सिस। इसमें क्या शामिल होता है? सबसे पहले इसमें शामिल होगा पेक्टोरल गर्डेल, पेक्टोरल गर्डेल के बाद क्या शामिल होगा? पेल्विक गर्डेल, पेल्विक गर्डेल के बाद फोर लिम्ब बोन, और उसके बाद हाइंड लिम्ब बोन। ये चारों किसमें शामिल होते हैं? एपेंडिकुलर एंडोस्केलेटन। अब सबसे पहले हम बात कर लें किसके बारे में? पार्ट ऑफ एक्सियल एंडोस्केलेटन। इसका पहला पार्ट क्या है? स्कल। स्कल में 22 टू 29 बोन है। बोन वास्तव में 29 ही है, बट एनसीईआरटी ने क्या किया है? एनसीईआरटी ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। कैसे कर दिया? कि एक तो ईयर ऑसिकल इससे हटा दिया, 6 ईयर ऑसिकल, और एक हायोड को अलग कैटेगरी में रख दिया, तो ये 7 का अंतर आ गया। तो एनसीईआरटी के हिसाब से इसमें 22 बोन है। फिर वर्टिब्रल कॉलम ऑफ एडल्ट में कितना बोन है? 26 बोन है, इस बात को याद रखना। स्टर्नम या चेस्ट बोन कितना बोन है? एक ही बोन है, और ये चेस्ट में, ठीक है। और रिब्स में कितना बोन है? रिब्स में 24 बोन कुल मिलाकर होता है, इस बात को याद रखना। अब आ जाओ बोन्स इन स्कल। स्कल में पाई जाने वाली वो टोटल 29 है। एनसीईआरटी के हिसाब से कितना है? एनसीईआरटी के हिसाब से याद रखना 22 बोन है, अदरवाइज कितनी बोन है? 29 बोन। अब देखो स्कल किससे बना है? सबसे पहले बना है क्रेनियम, क्रेनियम मतलब ब्रेन बॉक्स। कितनी बोन है इसमें? 8 बोन। उसके बाद फेशियल बोन मतलब चेहरे की बोन, और चेहरे की बोन कितनी है? 14 बोन। उसके बाद हायोड, हायोड मतलब टंग एपरेटस। ये एक डिफरेंट टाइप की मसल्स, याद रखना, डिफरेंट टाइप का ये मसल, डिफरेंट टाइप का बोन है जो टंग को सपोर्ट करता है, और दूसरा किसी भी बोन के साथ ये नहीं जुड़ता, इस बात को याद रखना। तो हायोड कितना बोन है? सिंगल बोन है। और उसके बाद ईयर ऑसिकल, ईयर मिडल ईयर में पाई जाने वाली बोन टोटल कितनी है? 6। मिस मेलस इंकस स्टेप्स, ये टोटल दोनों तीनों बन पेयर है। ये 2 मेलियस 2 इंकस 2 स्टेप 2, तो ये 6 बोनस है, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ जाओ। अब ये हमने पढ़ लिया, इसके बारे में हमने बात कर लिया। अब यहां पर थोड़ा सा देखो, एक्सियल एंडोस्केलेटन और टोटल कितनी बोन है? 18 बोन है एक्सियल में, और दूसरे वाले में टोटल कितना है? दूसरे वाले में 126 बोन। तो टोटल बोन का नंबर कितना हो जाएगा? टोटल बोन का नंबर हो जाएगा 206 एडल्ट।
अब आ जाओ बात कर लें किसके बारे में, अब क्रेनियम के बारे में बात कर लें। देखो क्रेनियम का रूफ एंड पेरिफेरी जो बिल्कुल सामने का बोन है, बेटा इसमें एक दो बातें जरा यहां समझ लो, एक दो बातें जरा यहाँ पे समझने की जरूरत है। देखो ये जो हमारा ये ऊपर वाला हिस्सा है, अगर अगर मैं स्कल की बात करूं, ये पूरा जो हमारा हेड है, हेड की बोन मिल मिलाकर क्या कहलाता है, स्कल, हेड हमारा स्कल कहलाता है। इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें ब्रेन है, ये क्रेनियम कहलाता है। क्रेनियम का ये सामने वाला जो हिस्सा है माथे वाला, ये किससे बना है, सिंगल फ्रंटल से। ऊपर क्या है, वन पेयर पैराइटल, साइड में क्या है, वन पेयर टेम्पोरल, और पीछे क्या है, सिंगल ऑक्सीपिटल, जो किससे जोड़ता है, वर्टिब्रल कॉलम से। बेटा एक बार फिर समझ लो, ये कौन सा हुआ, फ्रंटल, ये कौन सा हुआ, फ्रंटल, फ्रंटल के बाद ये कौन सा है, ये वन पेयर पैराइटल, ये वन पेयर टेम्पोरल, और पीछे हो जाएगा सिंगल ऑक्सीपिटल, और दो बोन इसके फ्लोर पे हैं। जरा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, दो बोन कहाँ हैं, दो बोन इसके फ्लोर पर भी है। जरा इन सारी बातों को हम यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। देखो हाँ, अब यहां पर आ जाओ, रूफ में सबसे पहले क्या है, फ्रंटल है, फ्रंटल कितना, एक है, कितना फ्रंटल है, फ्रंटल यहां पर एक है, फिर टू पैराइटल, टू टेम्पोरल एंड वन ऑक्सीपिटल। इसी तरह से फ्लोर ऑफ, इसके फ्लोर में कौन सा है, दो बोन है, एक स्फीनॉइड है और एक एथमॉइड है। जरा इसका एक डायग्राम भी देख लें तो बात समझ में आ जाएगा। देखो ये हमने क्रेनियम का डायग्राम बनाया, बिल्कुल ये सामने वाला बोन कौन सा है, ये सामने वाला बोन है फ्रंटल, फिर ये कौन सा बोन हो जाएगा, पैराइटल वन पेयर, ये टेम्पोरल, और इसका फ्लोर किससे बना है, ये पीछे हो जाएगा ऑक्सीपिटल, और ऑक्सीपिटल में दो उभार हैं, ये उभार क्या कहलाते हैं, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ठीक है, अब ये क्रेनियम का फ्लोर वाला जो आगे वाला हिस्सा है वो किससे बनता है, स्फीनॉइड, और पीछे वाला हिस्सा फ्लोर का किससे बनता है, क्रेनियम की फ्लोर का, एथमॉइड। ये वो आंख के ठीक ऊपर होंगी। और स्फीनॉइड में देखो ये एक गड्ढा है जिसका नाम है सेला टर्सिका। सेला टर्सिका किसके लिए स्पेस है, याद रखना, सेला टर्सिका पिट्यूटरी के लिए स्पेस है, इस बात को याद रखना। सेला टर्सिका किसके लिए स्पेस है, ये पिट्यूटरी के लिए स्पेस है। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ जाओ, अब आ जाओ फेशियल बोन। देखो फेशियल बोन को हमने याद करने के लिए तीन चार कैटेगरी में बांटा। सबसे पहले आई में वन पेयर लेक्राइमल बोन। अगर नोज की हम बात करें तो नोज का एक फॉर्मूला याद रखना, बिन, बिन में बी कितना है, वन है, आई टू है, एन टू है। बी का मतलब क्या है, बूमर। बूमर कहाँ होता है, ये नोज के फ्लोर पे होता है। ठीक है, आई का मतलब क्या है, इंफीरियर नेजल कॉन्का, ये नेजल चैम्बर के अंदर होता है, वन पेयर होता है। और नेजल का एन का मतलब क्या है, नेजल, ये भी नेजल चैम्बर के अंदर होता है, ये भी वन पेयर होता है। अगर मैं बक्कल कैविटी की बात करूं तो देखो, अगर मैं बक्कल कैविटी की बात करूं तो बक्कल कैविटी का फॉर्मूला यहां पर याद रखना। ठीक है ना, अगर मैं बक्कल कैविटी की यहां पे बात करता हूं देखो बक्कल कैविटी का बेसिकली हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, M2, बेसिकली ये M3 हमें याद रखना है। बक्कल कैविटी में बेसिकली M3 हमें याद रखना है। तो मैक्सिला या अपर जॉ बोन कितना है, 2, और मैंडिबल या लोअर जॉ बोन, पैराइटल, बेटा यहाँ गलती से आ गया, इसको हटाओ, ये ठीक है, मैक्सिला या अपर जॉ बोन, ठीक है, और ये कितना है, ये 2 है, और मैंडिबल और लोअर जॉ बोन ये सिंगल है। और चीक मतलब ये हमारी जो गाल की हड्डी है, ये जो हमारी गाल वाली हड्डी है, चीक मतलब कौन सा, ये जो गाल वाला हमारा हड्डी है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है जाइगोमैटिक प्रोसेस। ये कितना है, 2। तो नंबर काउंट कर लो, ये कुल मिलाकर कितनी हो जाती है, 14 हो जाती है। देखो आई में कितना हुआ, 2, ठीक है, नोज में कितना हुआ, 5, 5 और 2 कितना हुआ, हम्म। हाँ एक बात यहां पे और याद रखना, इसमें मैक्सिला का मतलब क्या है, मैक्सिला का मतलब अपर जॉबो, और ये यहाँ पर पी का मतलब क्या है, ये पैराइटल, बेटा गलती से छप गया, ये पैलेटाइन है। अपर जॉ की रूफ किससे बनती है, पैलेटाइन से बनती है, और पैलेटाइन कितना होता है,
2 होता है। बेटा ये सारा काम मैं खुद करता हूं तो कभी कभी थोड़ा सा गलती हो जाती है, ठीक है। तो पीएम में पी का मतलब क्या है? पी का मतलब 1 पेयर पैलेटाइन, एम का मतलब 2 मैक्सिला एंड 2 मैंडिबल। तो अब काउंट कर लो, आंख में कितना है? कुल मिलाकर 2 बोन। नोज में कितना है? 5 बोन, ठीक है। बक्कल कैविटी में कितना है? 5 बोन, ठीक है। चीक्स में कितना है? 2 बोन, ठीक है। तो अब जरा काउंट कर लो, 5 और 2 7 और 7 2 12 और ये चीक का 2 मिलाकर 14 हो जाएंगी। तो टोटल फेशियल बोन कितना होता है? टोटल फेशियल बोन 14 होता है, इस बात को याद रखना। अब आ जाओ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम की जो वर्टिब्री जो नेक में होती है वो क्या कहलाती है? सर्वाइकल वर्टिब्री। टोटल कितना होता है? 7 होता है। और लगभग सारे मैमल्स में 7 होता है, 2 या 3 मैमल हैं, जैसे एक है चिलोपस जिसमें ये 7 नहीं होता, अन्यथा सभी में 7 सर्वाइकल वर्टिब्री। सर्वाइकल वर्टिब्री मतलब गर्दन में पाई जाने वाली वर्टिब्री, ठीक है। और याद रखना जिराफ की गर्दन बहुत लंबी है, लेकिन उसमें भी सर्वाइकल वर्टिब्री कितना है? 7 है। और जो पहला सर्वाइकल वर्टिब्री है वो क्या कहलाता है? एटलस, जो हेड के साथ, हेड के ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से जुड़ता है। जो दूसरा है वो क्या कहलाता है? एक्सिस। और बाकी कहलाती है टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री। थोरेसिक वर्टिब्री टोटल कितना है? 12। लंबर वर्टिब्री कितना है? 5। सैक्रल वर्टिब्री बच्चों में 5 होती है, बाद में फ्यूजन हो जाता है तो एक रह जाती है। और कॉडल वर्टिब्री भी फाइनली एक रह जाती है, जो कि 4-6 वर्टिब्री के फ्यूजन से बनती है, ठीक है। अब आ जाओ टाइप ऑफ रिब्स। अब हम जरा टाइप ऑफ रिब्स की बात कर लें। तो इसमें याद रखना, अब रिब्स रिब्स किसे किसे जोड़ता है? ये स्टर्नम को वर्टिब्रल कॉलम से जोड़ता है, अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है? ट्रू रिब्स। ये कितना है? 1 to 7 पेयर है और ये डायरेक्टली अटैच विद स्टर्नम। याद रखना रिब्स डोर्सल साइड में किससे जुड़ता है? वर्टिब्रल कॉलम से। और वेंट्रल साइड में कहां जुड़ता है? स्टर्नम से। दूसरा कैटेगरी क्या है? वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। ये 8, ये याद रखना, ये 8 to 10 पेयर है, ठीक है। ये वेंट्रल साइड, डोर्सल साइड में तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ता है, वेंट्रल साइड में 7 पेयर ऑफ रिब्स पर जाकर जुड़ जाता है। और 11th एंड 12th कहलाता है फ्री फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है, क्योंकि ये वेंट्रल साइड में जुड़ता ही नहीं है। अब जरा इनका स्ट्रक्चर हम समझ लें। देखो, सबसे पहले हमने किसका स्ट्रक्चर बनाया? ये हमने बनाया स्टर्नम का स्ट्रक्चर। स्टर्नम का पहला पार्ट क्या कहलाता है? मैन्यूब्रियम। दूसरा पार्ट क्या कहलाता है? बॉडी। और तीसरा पार्ट क्या कहलाता है? टेल और जीफॉइड प्रोसेस। अब देखो, मैन्यूब्रियम से सबसे पहले क्या जुड़ जाएगा कि ये क्लेविकल, जो कॉलर बोन है, ये जुड़ जाएगा। उसके बाद मैन्यूब्रियम से फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री, और फर्स्ट से लेकर 7 सर्वाइकल वर्टिब्री जो कहलाता है ट्रू फर्स्ट से लेकर 7 पेयर ऑफ रिब्स क्या कहलाता है? ट्रू रिब्स। ये किससे जुड़ता है? ये वेंट्रल साइड पर स्टर्नम पर आकर जुड़ता है, जिनमें से पहला कहाँ जुड़ता है? मैन्यूब्रियम पर। और 2 to 7 कहाँ जुड़ता है? ये बॉडी पर जुड़ता है। अब उसके बाद देखो, ये 8वां, 9वां और 10वां, ये स्टर्नम से नहीं जुड़ता। स्टर्नम के बजाय ये किससे जुड़ जाता है? ये 7th वर्टिब्रे, 7th रिब्स के साथ में जुड़ जाता है, ठीक है। और ये क्या कहलाता है? फॉल्स और वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। और ये 7 8 और 9 पेयर। और 11th और 12th वाला जो रिब्स है, ये स्टर्नम तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि ये इनकम्प्लीट होता है। इसे कहते हैं फ्री फ्लोटिंग रिब्स। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फ्री फ्लोटिंग रिब्स। अब जरा ये ये डिटेल स्ट्रक्चर हम देख लें, रिब्स के अटैचमेंट का डिटेल स्ट्रक्चर देख लें। देखो, ये हमने बनाया, ये जो हमने बनाया, ये वर्टिब्रल कॉलम का एक वर्टिब्री हमने बनाया, ठीक है ना। अब देखो, ये डोर्सल साइड में क्या है? वर्टिब्री है। वेंट्रल साइड में क्या है? स्टर्नम। अब डोर्सल साइड पर ये देखो, ये वर्टिब्री, ये रिब्स का जो रेड कलर का जोन है, ये किससे बना है? ये बोनी पार्ट ऑफ रिब्स से।
और यहाँ जो ये डार्क ब्लू कलर से बना है, ये कार्टिलेजनस पार्ट ऑफ रिब्स है। इसका मतलब रिब्स का डोर्सल पार्ट जो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ता है वो कैसा होता है, बोनी होता है, और वेंट्रल पार्ट जो कि स्टर्नम से जुड़ता है वो कैसा होता है, कार्टिलेजनस होता है। और ये कार्टिलेज, ये कौन से कार्टिलेज से बना है, याद रखना, ये हाइलेन कार्टिलेज से बना है। और याद रखना 11th और 12th वर्टिब्री में ये पोर्शन होता ही नहीं है, केवल बोनी पोर्शन होता है, इसमें कार्टिलेजनस पोर्शन होता ही नहीं है, तो ये स्टर्नम तक नहीं पाई जाती। अब एक बात याद रखना, डॉर्सल साइड देखो, ये बॉडी का डॉर्सल साइड है। देखो डॉर्सल साइड पर रिब्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट में डिवाइड होकर ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती है। एक पार्ट कहाँ जुड़ता है, सेंट्रम से, ये पार्ट कहाँ, ये कहाँ जुड़ता है, सेंट्रम से, और दूसरा कहाँ जुड़ता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये सेंट्रम से और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस। ठीक है, तो चूंकि ये दो पॉइंट से वर्टिब्रल कॉलम पर जाकर जुड़ती है, इसलिए ये कहलाती है बाइसेफेलिक रिब्स। क्या कहलाती है, ये कहलाती है बाइसेफेलिक रिब्स। गॉट इट माय पॉइंट। अब जरा एक रिब्स का स्ट्रक्चर हम देख लें। देखो ये इसका डॉर्सल, ये डॉर्सल हिस्सा है, ये डॉर्सल साइड है, वर्टिब्रल कॉलम की साइड है, ये वेंट्रल साइड है, स्टर्नल साइड है। तो डॉर्सल साइड में देखो रिब्स के दो हेड हैं, तो ये क्या कहलाएगा, डॉर्सल बाइसेफेलिक हेड ऑफ रिब्स। फिर ये रिब्स का बोनी पार्ट है और ये रिब्स का कार्टिलेजनस पार्ट है। कार्टिलेजनस पार्ट कहाँ जुड़ता है, स्टर्नम में, बोनी पार्ट कहाँ जुड़ता है, वर्टिब्रल कॉलम में। तो रिब्स को हमने बहुत डिटेल में देख लिया। अब हम जरा बात कर लें पेक्टोरल और पेल्विक गाइडल के बारे में। मैं ये किस में आता है, एक्सियल एंडोस्केलेटन में आता है। पेक्टोरल गाइडल कहाँ की हड्डी है, ये हमारे कंधे की हड्डी है। कहाँ की हड्डी है, कंधे की। ठीक है, और ये मेनली दो पार्ट से बना है। जो कंधे के पीछे वाली हड्डी, कंधे वाली हड्डी कौन सी, स्कैपुला, और दूसरा है क्लैविकल, स्कैपुला और क्लैविकल। ठीक है, कंधे वाली हड्डी क्या कहलाती है, ये स्कैपुला कहलाती है। अब स्कैपुला में यहां पर एक दो बातें समझ लो। स्कैपुला में बाहर के साइड में एक डिप्रेशन है जिसे कहते हैं ग्लिनोइड कैविटी, और ग्लिनोइड कैविटी में हमारे हाथ का, याद रखना, ये बाहर का हिस्सा क्या कहलाता है, एक दो बातें यहां समझ लो। जो बाहर का हिस्सा है ग्लिनोइड कैविटी में क्या होता है, अगर मैं ग्लिनोइड कैविटी की बात करूं, अगर मैं ग्लिनोइड कैविटी की यहाँ पे बात करूं, तो ग्लिनोइड कैविटी में हम जो हमारा ह्यूमरस है, ये देखो, ये जो कंधे वाली हड्डी है, ये कंधे वाली हड्डी क्या कहलाती है, स्कैपुला। ठीक है, और ये आगे के साइड में जहां आएगी ये कहलाएगी कॉलर बोन। स्कैपुला बाहर के साइड में यहां पर एक गड्ढा है, और ये गड्ढा क्या कहलाता है, ग्लिनोइड कैविटी, और इसमें ह्यूमरस का हेड फिट होता है। चलो इसका एक डायग्राम बनाकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक डायग्राम से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि इनफैक्ट ये होता किस तरह से, ये सारा स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, उसको जरा एक डायग्राम से मैं यहां समझाने की आपको कोशिश करता हूं। ठीक है, तो अच्छा, ये दूसरी बोन है, क्लेबिकल है, और क्लेबिकल में एक्रोमियन प्रोसेस है, और ये एक्रोमियन प्रोसेस किससे जुड़ता है, ये एक्रोमियन प्रोसेस है, और क्लेबिकल किससे जुड़ता है, स्टर्नम से जुड़ता है। अब देखो इसका मैंने एक डायग्राम बनाया। अब ये पूरा कंधे की हड्डी को फ्लैट करके देखा, तो देखो ये इसका जो डोर्सल वाला हिस्सा है ये क्या कहलाता है, स्कैपुला, और स्कैपुला के बाहर एक कार्टिलेज लगा हुआ है, और ये कार्टिलेज क्या है, ये कार्टिलेज है सुप्रा स्कैपुला। कार्टिलेज लगा हुआ है, और कार्टिलेज का नाम क्या है, कार्टिलेज का नाम है सुप्रा स्कैपुला, स्कैपुला। अब देखो स्कैपुला में ये एक कैविटी है, और ये कैविटी क्या कहलाती है, ये कहलाती है ग्लिनोइड कैविटी। क्या कहलाती है, ग्लिनोइड कैविटी। ठीक है, और ये स्कैपुला जब ये जाता है आगे के साइड में तो एक प्रोसेस बनाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्रोमियन प्रोसेस। और ये किससे जुड़ जाता है, ये क्लैविकल या कॉलर बोन से जुड़ जाता है, और कॉलर बोन फाइनली कहाँ जुड़ जाता है, हेड ऑफ स्टर्नम में जाकर अटैच हो जाता है।
तो ये हमने पढ़ लिया। अब बात कर लें पेल्विक गर्डल की। जब हम पेल्विक गर्डल की बात करते हैं, पेल्विक गर्डल की बात करते हैं, तो ये 3 बोन से बना है। बच्चों में 3 बोन से बना है, 5 साल तक के बच्चों में इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। एडल्ट में इन तीनों का फ्यूजन होगा, और तीनों के जंक्शन पर एक कैविटी है जिसका नाम क्या है, एसिटाबुलम। और एसिटाबुलम में क्या है, फीमर का हेड जाके एसिटाबुलम में फिट हो जाता है। कहाँ फिट हो जाता है, एसिटाबुलम में फीमर का हेड। और ये तीनों बोन के जंक्शन पर है। अब जरा इसका डायग्राम देख लो। देखो ये इलियम, ये कमर की हड्डी है, याद रखना। ये इस्चियम और ये प्यूबिस, और तीनों के जंक्शन पर ये गड्ढा है जिसका नाम है इलियम। ये एसिटाबुलम, और एसिटाबुलम में किसका हेड फिट होता है, एसिटाबुलम में याद रखना फीमर, जो हमारी थाई का हड्डी है, पैर का हड्डी है, इसमें फीमर का हेड फिट होता है, याद रखना, इसमें हेड ऑफ फीमर फिट होता है। और तीनों बोन के जंक्शन पर एक एपर्चर है जिसे कहते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, यहां से नर्व वगैरह पास होती है। ठीक है, तो अब थोड़ा हम बात कर लें किसके बारे में, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब के बारे में। अब इसमें याद रखना, देखो फोर लिम्ब में याद रखना, स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी में क्या फिट होगा, ह्यूमरस फिट होगा, जो एक हैंड में कितना है, एक है। ह्यूमरस के नीचे क्या रहेगा, उसके नीचे रहेगा रेडियो अल्ना। ठीक है, रेडियो अल्ना के बाद क्या आ जाएगा, ये कलाई वाली रेडियो अल्ना के बाद क्या आ जाएगा, अगर मैं रेडियो अल्ना की बात करता हूं तो रेडियो अल्ना के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, कलाई वाली हड्डी आ जाएगी। इस बात को याद रखना, जरा समझो इस बात को। देखो ये जो हमारा बोन है, यहाँ पर थोड़ा सा हमें एक दो बातों को यहाँ हमें समझने की जरूरत है। देखो ये जो हमारा बोन है, ये कौन सा है, ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद ये वाला हिस्सा कौन सा हुआ, ये वाला हिस्सा हुआ रेडियस अल्ना। ये कलाई का बोन क्या कहलाता है, कार्पल। ठीक है, और ये पाम का जो बोन है, ये मेटाकार्पल। कार्पल कितना है, कार्पल का टोटल नंबर हो जाएगा 8, और ये मेटाकार्पल हो जाएगा 5। और जो फिंगर का बोन है, जो टोटल कितना होता है, 14। ये फिंगर का जो बोन है, स्मॉल, ये फिंगर का बोन जो है, ये कितना होता है, ये फेलिंजेस कहलाता है। और फिंगर का बोन कितना होता है, टोटल 14 होता है फिंगर का बोन। इस बात को यहां पर दिमाग में सेट करना है, फिंगर का टोटल बोन कितना है, 14। ठीक है, तो अब यहां पर आ जाओ जरा। तो ठीक है, तो कार्पल मतलब कलाई का बोन। ठीक है, कार्पल मतलब कलाई का बोन, ये कार्पल कलाई का बोन है। और मेटाकार्पल किसका बोन है, ये हथेली का बोन है। और फैलेंजेस किसका बोन है, ये फिंगर का बोन। इसी तरह अगर लेग की बात करें तो पेल्विक गर्डल की जो कैविटी है वो क्या कहलाती है, एसिटाबुलम। एसिटाबुलम से क्या जुड़ता है, सिंगल फीमर। फिर उससे क्या जुड़ेगा, एक टिबिया एक फिब्यूला, टोटल कितना हो जाएगा, 2। और इन फीमर और टिबियो फिब्यूला के जंक्शन पे क्या है, सिंगल पटीला। फिर इसमें जो एडी की हड्डी है टार्सल, वो कितनी होती है, 7। फिर पंजे की हड्डी मेटाटार्सल कितनी होती है, 5। और फैलेंजिस की हड्डियां कितनी होती हैं, 14। ये याद रखना, फैलेंजिस की हड्डियां यहाँ पर कितनी होती हैं, 14 होती है। ठीक है, चलो अब यहां पर आ जाओ। अब यहां पर बेटा ये याद रखना, यहां पर आते आते एंडोस्केलेटन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एंडोस्केलेटन यहां पर कंप्लीट हो चुका है, इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है। अब एंडोस्केलेटन के बाद जो हमें डिस्कस करना है, टाइप ऑफ ज्वाइंट और डिसीज ऑफ मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ ज्वाइंट के बारे में, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अभी बात करते हैं किसके बारे में, टाइप ऑफ ज्वाइंट के बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ ज्वाइंट, देखो सबसे पहला टाइप कौन सा है बेटा, यहीं से मेनली क्वेश्चन आता है। सबसे पहला टाइप कौन सा है, फाइब्रस, ये फाइबर से बना हुआ ज्वाइंट है। दूसरा कार्टिलेजनस ज्वाइंट है, ये कार्टिलेज से बना है। और तीसरा सिनोवियल ज्वाइंट है, ये सिनोवियल मेम्ब्रेन से बना होता है, जिसके अंदर सिनोवियल फ्लूइड भी होता है। फाइब्रस ज्वाइंट में बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, और कार्टिलेजिनस ज्वाइंट में क्या होता है, लिमिटेड मूवमेंट होता है। और सिनोवियल ज्वाइंट में फ्रीली मूवमेंट होता है। सबसे ज्यादा मूवमेंट कहाँ होता है, सिनोवियल ज्वाइंट में।
अब फाइब्रस ज्वाइंट का एग्जाम्पल क्या है? सचर्स इन द क्रेनियम। अगर कभी आप खोपड़ी का डायग्राम देखते हो तो उसमें इस तरह की लाइन आपको दिखाई देती है। ये जो इस तरह की लाइन दिखाई देती है ये क्या कहलाती है? सचर्स कहलाती है। इसमें कभी मूवमेंट नहीं होता। ठीक है। फिर कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कौन सा है? याद रखना, ज्वाइंट इन बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री। वर्टिब्री के बीच का ज्वाइंट क्या कहलाता है? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। ठीक है। और ये ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल के बीच का ज्वाइंट, इसी तरह से ये फीमर और पेल्विक गर्डल के बीच का ज्वाइंट क्या है? टाइप ऑफ ज्वाइंट। अब इसमें हमें पढ़ना है टाइप ऑफ सिनोवियल ज्वाइंट। आज तक की तारीख में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आया है। तो इसका एक फॉर्मूला हमने दिया, बराक इन हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस। मान लो बराक ओबामा ने रिटायर होने के बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस में क्या किया? जॉब किया। और इसके एग्जाम्पल के लिए हमें क्या करना है? ये हमारे शोल्डर से नीचे के साइड में पढ़ना है। तो बराक का मतलब क्या है? बराक का मतलब बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये कौन सा ज्वाइंट है? शोल्डर ज्वाइंट। उसके बाद एच का मतलब, इसमें बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में याद रखना ये मैक्सिमम मूवमेंट को अलाउ करता है। इसमें जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। दूसरा कौन सा है? हिंज। हिंज का मतलब कब्जा संधि, और ये हमारा नी ज्वाइंट है। याद रखना, शोल्डर से हम नीचे के साइड में आ रहे हैं। फिर पी का मतलब क्या है? पीवट ज्वाइंट। और ये कहां पर है? ये एटलस और एक्सिस के बीच में है। और उसके अलावा एटलस और एक्सिस के बीच में तो ये है ही, नी ज्वाइंट के ठीक नीचे किसका ज्वाइंट है? नी ज्वाइंट के ठीक नीचे रेडियस और अल्ना का ज्वाइंट भी है। तो याद रखना, रेडियस और अल्ना का ज्वाइंट भी किससे बनता है? ये भी पिवट। फिर जी मतलब ग्लाइडिंग। ये कहां पर है? थोड़ा और नीचे आ गए तो ये आ गए, तो ये कार्पल पर। ये कहां पर है? ये कार्पल के बीच का ज्वाइंट। ठीक है। और जो याद रखना, जो ये नी ज्वाइंट है, ऐसा ही ज्वाइंट किसका होगा? जो हमारा कोहिनी का जो ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट भी इसी कैटेगरी का है। और एस फॉर सैडल और सैलेरेस। और ये कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच का ज्वाइंट है। तो याद रखना, शोल्डर से नीचे के साइड में आना है और ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। एक एक एग्जाम्पल में हम शोल्डर से नीचे के साइड में आ रहे हैं। अब इसके अंतिम हिस्से पर हम आ जाते हैं। अंतिम हिस्सा क्या है? डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट एंड लोकोमोशन। इसका एक फॉर्मूला याद रखना, मैट। मैट में एम कितना है? 2 है। ए सिंगल है और टी भी यहां पर सिंगल है। पहला एम क्या है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये कैसा डिसऑर्डर है? जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें स्केलेटल मसल्स का डैमेज होता है। दूसरा एम क्या है? मायस्थीनिया ग्रेविस। ये क्या है? ऑटो इम्यून ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसमें जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसकी ही सेल को ये डैमेज का, अपनी ही सेल को डैमेज करना शुरू कर देता है। फिर ए का मतलब क्या है? आर्थराइटिस। ये क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट, बुढ़ापे का रोग है जिससे ज्वाइंट में बहुत पेन होता है। और टी का मतलब क्या है? टिटेनी, जिसमें क्या होता है? मसल्स में अचानक से कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है और ये लो कैल्शियम की वजह से होता है। तो बेटा कुल मिलाकर के इस बात को अब अच्छी तरह से यहां पर याद रखना कि कुल मिलाकर इतनी बातों को हमें डिस्कस यहां करना था और इनको हमने डिस्कस कर लिया है। इनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब कल आपको इसी तरह का इवोल्यूशन का कंप्लीट लेक्चर मिलने वाला है। तो इस लेक्चर को देखें। लेक्चर लंबा है, थोड़ा लंबा है, बट आपके एग्जाम का टाइम है। और पिछले कुछ मतलब कुछ ऐसे काम मेरे सामने रहे कि पिछले कुछ दिनों में वीडियो नहीं डाल पाया।
जिसके चलते ये लंबे लंबे वीडियो बनाने का मैंने प्लान किया है, जिसमें एक चैप्टर को हम एक ही क्लास में खत्म करेंगे। तो अभी हमने मूवमेंट एंड लोकोमोशन को खत्म कर दिया है। कल हम बात करेंगे किसके बारे में, इवोल्यूशन के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, जिसका आप लोगों ने जिक्र किया है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो याद रखना, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। ओके, ऑल द बेस्ट।